आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और एक खास मेहमान। हिंदुस्तान में आजकल खूब हंसी की गूंज है। मोबाइल फोन हो या टेलीविजन, ये हंसी हर जगह दिखाई दे रही है। इस हंसी ने नए स्टार दिए हैं, नए मंच जहां बड़े से बड़ा कलाकार पहुंच रहा है। पुराने हास्य कवियों के मुकाबले ये बिल्कुल नए तरीके के सितारे हैं और हंसी का पूरा कारोबार इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं के सहारे घूम रहा है। हमारे साथ इसी हंसी के सबसे बड़े सितारे, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। नमस्कार सर। आपका स्वागत है। थैंक यू सर। स्वागत के साथ साथ आपको काम है, कैमरा आपका ये सामने है। अच्छा जी, कैसे और हैं आप? अगर आपको इंट्रोडक्शन करना हो अपना स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस शो में, तो आप कैसे करेंगे? एक तो सीधे बैठ जाएं जी थोड़ा। सर मैं ना एक्चुअली आके ना वैसे ही डर गया हूँ। पता है, आप लोग एक एक आदमी 10-10 पॉलिटिशियन को संभाल लेते हो, आप इकट्ठे 10 बैठ गए। आज मेरा खून सूख गया सर, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। नहीं, सर आप बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। पता नहीं, आप जब मेरे बारे में बोल भी रहे थे कि हंसी का काम संभाल रखा है, तो मुझे लग रहा था कोई आप मेरे ऊपर मर्डर चार्ज लगाने वाले हैं आपके। मैं एक्चुअली सर आपको हमेशा न्यूज़ पढ़ते हुए या ऐसी कोई न्यूज़ सुनाते हुए देखता हूँ ना, तो आज आपको देख के ऐसा ही लग रहा था कि शायद कोई 2-3 इल्जाम आप लेके आएंगे, पर शुक्र है आज आप अच्छे मूड में हैं। सर कोई इल्जाम नहीं है, दोस्ती का शो है। पर सर कैमरा आपका इधर लगा हुआ है जी, और आपने सीधे बैठ के आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना है। इस शो का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज तो आपने दिन भर इंटरव्यू दिए होंगे, पर इस शो का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप स्वागत कर सकते हैं अब्बास मस्तान के एक नए हीरो का, जिसका नाम है कपिल शर्मा। आपसे सवाल होंगे, खास मेहमान भी सवाल पूछेंगे, जी सर। लेकिन उससे पहले ये एक रिपोर्ट देखते हैं, सफर देखते हैं आपका। जी सर। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। कॉमेडी नाइट्स के जरिए छोटे पर्दे के सुपरस्टार बन चुके कपिल अब फिल्मों में पहचान बनाने निकले हैं। अगर तीनों को जरा सी भनक लगी ना एक दूसरे की, या तो खुद मर जाएंगे या मेरे को मार डालेंगे। कपिल को स्टारडम विरासत में नहीं मिली थी। कॉमेडी शोज तो कई आए और चले गए, लेकिन जिस अंदाज के साथ कपिल के शो का आगाज हुआ, वो दौर अब तक जारी है। लगता है मेरी बीन हैंग हो गई है। लोकप्रियता का आलम ये है कि बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा सितारा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की दहलीज पर पहुंचा है और अब छोटे पर्दे पर हंसी के जश्न का दोहरा शतक लगाकर कपिल बॉक्स ऑफिस की पिच पर उतरने जा रहे हैं। क्यों बुड्ढे? क्यों बुढ़े? क्यूट बुड्ढे? ऐसे बुड्ढे मार्केट में मिलते कहाँ हैं? साल 1981 में अमृतसर में पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर जन्मे कपिल का कॉलेज के दौरान ज्यादातर वक्त नाटक और लोकल शोज करते हुए गुजरा। 10 साल तक ये संघर्ष चलता रहा, लेकिन 2004 का साल कपिल के लिए कयामत की तरह गुजरा। कैंसर ने पिता को हमेशा के लिए उनसे छीन लिया। अब तो घर का खर्च तक चलाना मुश्किल हो गया था, लेकिन कपिल दोबारा रंगमंच पर उतरे। साल 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन में कपिल रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दिल्ली आकर न सिर्फ सिलेक्ट हुए, बल्कि खिताब भी अपने नाम कर लिया। पहली वाली चूहिया बोली भी लड़के के दाम बाहर है। महज 9 साल पहले अमृतसर की तंग गलियों में घूमने वाला बिट्टू आज देश का कॉमेडी किंग बन चुका है और सिंगर बनने का अरमान पाले अब बड़े पर्दे पर चमकने आ रहा है। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। कपिल, हम पुरानी आपकी तस्वीरें देख रहे थे, काफी बदल गए हैं आप। जी सर। क्या क्या बदला है? बटुआ थोड़ा मोटा हो गया है। पर एक्चुअली सर कहूँ तो बदला कुछ भी नहीं है, वही है सब कुछ। पर ये है कि अब जब बाहर जाते हैं तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है और ये जो न्यूज़ चैनल्स हम लोग देखते थे, आज वहाँ पे आने का मौका मिलता है, तो बदलाव तो हुए हैं और बस यही है सर। बाकी जैसे हम थे पहले वैसे ही हैं, आज भी वैसे ही हैं। पर आप कभी ठिठकते हैं कि इतने जो बदलाव हुए हैं, मैं भी थोड़ा बदल गया हूँ, ऐसा कभी नहीं लगता सर, है? मुझे नहीं लगता बदले हैं। पता नहीं, ये तो मेरे यार दोस्त बता सकते हैं जो शुरू से मेरे साथ हैं और आज तक वही साथ है। मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ, कभी मैंने अपने आप को एनालाइज नहीं इतना किया। मैं जैसा हूँ अपना काम करता जाता हूँ। पर ये कहना मेरे लिए बदला मतलब कुछ नहीं सर, लाइफस्टाइल बदला होगा शायद। अभी थोड़ा लाइफ फास्ट हो गई है, बिकॉज
अब काम करते हैं, बिजी रहते हैं अपने काम में, पर ऐसा मुझे नहीं लगता कि पर्सनली मुझ में कोई बदलाव आया है। आपने कभी सोचा कि आप फिल्म स्टार भी बनेंगे, या ये सारी जो दरवाजे खुले अपने आप खुलते चले गए, या आपने धक्का लगाया इनमें? सर मैंने कभी धक्का नहीं लगाया, मैं एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। जैसे आपने अभी यहाँ पे दिखाया लाफ्टर चैलेंज का मुद्दा जो, तो उसमें रिजेक्ट हुआ था, तो मेरा एक ही फोकस था कि मुझे इसमें सिलेक्ट होना है। उसमें पहले रिजेक्ट हुआ, फिर उसमें सिलेक्टिव भी मैं हुआ, मैं फिर उसका विनर भी बना बाद में उसी शो का। सो उसके बाद फिर अपने एफर्ट्स करता गया, जिस लेवल पे भी किया, टीवी शोज़ करता गया थोड़े बहुत। उसके बाद मेरे मन में एक चीज़ थी कि मुझे अपना शो प्रोड्यूस करना है, बिकॉज अभी तक मैं जिन भी शोज़ में काम करता हूँ उनके हिसाब से करता हूँ, उनके फॉर्मेट में काम करता हूँ। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ मुझे लगता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है। सो मुझे ये था कि यार मैं एक अच्छा होस्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर भी रहा था शो, काफ़ी सारे होस्ट, तो मैं पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करता था लाइव शोज़ में। सो मैं चाहता था कि जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसको फन वे में कैसे किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू ऑलरेडी जितनी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं, जैसे बच्चन साहब हैं, अगर आप उनसे बुला के उनको पूछें कि बच्चन साहब आपकी पहली फिल्म कौन सी थी या फिल्मों में कैसे आए, तो मुझे नहीं लगता कि वो जवाब किसी को पता नहीं होगा। सो मुझे वही करना था कि मैं अलग अंदाज से कैसे करूं। सो मैंने वो शो शुरू किया, उसके बाद सर अपने आप भगवान रास्ते बनाता जाता है, मुझे लगता है। तो यहाँ आपका इंटरव्यू भी हो रहा है और आप एक तरीके से घंटी भी बजाते रहेंगे। जब आपको लगेगा कि ये बोरिंग हो गया या ये सवाल सही नहीं, तो आप घंटी बजा देना। घंटी कहाँ है सर? ताली बजा देना। अच्छा ठीक है सर, ओके। आकांक्षा आप पूछिए अपना सवाल। हेलो कपिल, आकांक्षा जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बिहार चुनाव की अब हम बात कर ही रहे थे, बहुत गहमा गहमी है, तो एक सर्वे हुआ और उससे पता चला कि बिहार की जनता चाहती कि सबसे चर्चित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद हमने सुना कि पूरी बीजेपी पार्टी आपके पीछे पड़ गई है। ये लाइन आप रिपीट करेंगे जरा? पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो ऑफिशियली तो आपने ये मजाक में पूछा कि सीरियसली बोल रही हैं आप? आप कैसे लेना चाहते हैं? आप सीरियसली चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं बिहार के? देखिए मैम, मैं आपको साफ साफ बताऊं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं कहीं पे भी जाऊं, चाहे बिहार जाऊं, चाहे झारखंड जाऊं, चाहे असम जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं पे जाके पॉलिटिक्स में घुस जाऊं और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो मेरा शो देख के बड़ा पसंद करते हैं, मुझे सडनली मेरे विरोध में हो जाएं और कहें कि नहीं ये इसका एपिसोड देखिए, उसमें ये गलत कर रहा था, ये कर रहा था। सो मुझे, और मैं समझता भी नहीं इस लायक, बिकॉज ये मुझे राजनीति का ABCD भी नहीं पता है। सो पर अगर ऐसा कुछ है तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। क्या बोलते हैं सर? सर ये आप बीच बीच में अंग्रेजी क्यों बोलने लग जाते हैं? सर मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ पहले बोलता नहीं था। मुझे कोई अंग्रेज आता था ना अमृतसर में भी, तो गोल्डन टेम्पल देखने आते थे, मैं उनके साथ ट्राई करता था, क्योंकि अंग्रेज लोग कभी गलती नहीं निकालते सर, वो थॉट पकड़ते हैं। उनको पता चल गया कि ये बंदे ने टी, तो मतलब ये है कि चाय पूछ रहा है आपको। यहाँ पे पूरा पूछना पड़ता है, डू यू वांट सम टी? यार ठीक है, थॉट पकड़ो आदमी का, आप पूरी अंग्रेजी क्यों उछाड़ते हो? सो आजकल मैं थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ सर। क्या मेरी एक विदेशी गर्लफ्रेंड है फिल्म में, तो मैं फिल्म में, हाँ, तो मुझे ये है कि उसको भी थॉट अच्छे तरीके से समझा दिया करूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा ट्राई करता हूँ। कभी कोई गलत फहमी हुई क्या इस थॉट पकड़ने के चक्कर में? आपने कुछ और पकड़ा, उसने कुछ और पकड़ लिया थॉट? सर बहुत बार होता है ऐसा कि हमारे डायरेक्टर्स जो है, इन्हीं के साथ हुआ था एक्चुअली, रशिया में कहीं शूट करते, इनका किस्सा सुना रहा हूँ मैं, मेरे साथ तो बहुत बार होता है। तो ये इनको चाय पीनी थी, अब्बास भाई को, मस्तान भाई को चाय पीनी थी, और ये उसको समझा रहे हैं गोरी को, टी, कैन वी हैव सम टी? उसको समझ में ना आए, पहले टी पॉट, वो पहले वो थर्मस ले आई, फिर ये 2 घंटे लग गए इनको समझ में ना आया कि कैसे बताएं। बाद में कोई तो बीच वाला आदमी था, प्रोडक्शन वाला, जिसको इंग्लिश भी आती थी और रशियन भी बोलता था, उसने आगे बोला व्हाट डू यू वांट? कहते हैं हमें चाय चाहिए, टी, सो कैन यू प्लीज कन्वे अवर मैसेज? कहता ओके यू नीड टी, तो बोलिए ना चाय। तो कहता क्या मतलब? कहता चाय, रशिया में चाय को चाय बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है। सो मेरे साथ तो बहुत होता रहा सर ऐसा, मतलब, पर अब मैं सुधर गया हूँ सर, मेरी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो गई पहले से। प्रदीप पूछिए आप। प्रदीप जी, आपका रंग वैसे गुलाबी कि टी शर्ट का रिफ्लेक्शन आ रहा है? नहीं, ये आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा अच्छा। आप जैसी सब शख्सियत सामने आएंगी, सबसे लोकप्रिय है हस्ती आज की नरेंद्र मोदी के बाद आपका ही नाम है। अरे बाप रे। और मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही आपके साथ जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी तुलना अक्सर राहुल गांधी से करते रहे, और अपनी पिछली चुनाव रैली में तो उन्होंने ये भी कह दिया जी कि कपिल शर्मा का टीवी शो अब जल्द ही बंद हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के जो भाषण हैं वही काफ़ी हैं, उनको देखने के बाद मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा, तो अब इतनी बड़ी शख्सियत नरेंद्र मोदी जैसे शिखर के व्यक्ति आपके बारे में ये राय रखते हैं, और आपकी तुलना जो कांग्रेस के शिखर के दूसरे व्यक्ति हैं उनसे करते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सुनकर, सोचकर? सर और तो बातें छोड़िए, मुझे यही बड़ा अच्छा लगता है कि जो तुलना कर रहे हैं और जिनसे कर रहे हैं वो दोनों बहुत बड़े लोग हैं, और प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए आपस में उनकी जंग थी।
सो अगर मेरा नाम आता है तो मैं इंजॉय करता हूँ सर, बड़ी बड़ी हस्तियां मेरा नाम ले रही इंजॉय करते हैं और क्या है। सो मुझे तो खुशी होती है, पर वो किस वे में लेते हैं वो उनका नजरिया है। बाकी मैं, क्योंकि मैं बहुत, मेरी कम रुचि है पॉलिटिक्स में, पर मोदी साहब को मैं फॉलो करता रहा हूँ बिकॉज एक इंस्पिरेशन मिलती है उनसे भी मुझे, क्योंकि एक छोटी सी जगह से उठ के वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मेरी तो हमेशा इच्छा रही है कि मैं भी कभी उनको अपने शो में बुलाऊं, पर वो हाथ ही नहीं आ रहे सर, अभी तो पीएम बन गए ना। सर ये कैमरा इधर है, आप इस पे जाके सीधे अपील कर सकते हैं क्योंकि वो इस तरह के शो देखते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि मोदी साहब मेरे शो में आए, और जैसे सर आपके चैनल्स पे जब बैठते हैं पॉलिटिशियंस तो एक दूसरे के ऊपर वो उनकी पार्टी, उनकी खामियां निकालते हैं, वो उनकी निकालते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे शो में जब मोदी साहब आए तो मैं उनकी एक स्ट्रगल जो स्टोरी है, स्ट्रगल की स्टोरी है, मैं वो उनके साथ डिस्कस करूं, और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सीखने को मिले कि अगर कोई छोटी सी जगह से उठ के एक आदमी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। सो मेरा पर्पस ये है सर। वो आपका शो देखते हैं तो क्लियर है, साफ है इस बात से। हाँ मतलब, लेकिन एक तरफ कॉम्प्लीमेंट भी है, दूसरी तरफ ये भी कपिल शर्मा का टीवी शो जल्दी बंद हो जाएगा जी। तो ये दोनों चीजें कुछ सोच के कैसे लगता है? एक तरफ एक सर मुझे लगता है लोग इतना प्यार देते हैं, मेरा शो पता नहीं, अभी तो 2 साल हमने 36 एपिसोड की सीरीज बनाई थी, मैं वो भी समझ रहा हूँ जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं पर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर लोगों का बहुत प्यार मिला है और शो चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बाकी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है मोदी साहब का सर ये बताइए कि आप क्या कह रहे हैं, ये तो ऐसा देश है जिसमें 2 चीजों पे हर किसी की कोई ना कोई राय होती है, एक क्रिकेट और दूसरा पॉलिटिक्स जी। किसी से भी पूछ लो। आप क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से आप इतना बचते क्यों दिखाई सर? बचने की बात नहीं, एक्चुअली कभी इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी आज तक भाषण नहीं सुने, कभी किसी का भी भाषण नहीं सर, बहुत कम। मैंने एक बार मोदी साहब का भाषण सुना जब ये अमेरिका में गए थे, मेडिसिन स्क्वायर में उन्होंने भाषण दिया। उस समय वो इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी पहले ऐसे पीएम है जो सब यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री से। उनको ये लगता है कि ये अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। सो मैं अगर इन सबको साथ लेके चलूं किसी भी मुहिम, जैसे आप स्वच्छता अभियान की बात कर लें तो उन्होंने मुझे भी नॉमिनेट किया, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इंटरेस्ट होता है उनको सुनने में, सो मैं उनको सुनता हूँ कभी कभी। आपको तो मालूम है वो कान में, आपको मालूम है कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मोदी मोदी कर रहे हैं, कहीं राज्यसभा तो नहीं जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये फिल्म का प्रमोशन करके घर तक चला जाऊं वो भी बड़ा है राज्यसभा में। सो अन्ना जी, अन्ना पता नहीं आज सभी सवाल राजनीति के ऊपर है। हाँ एक्चुअली मेरा भी आपका भी राजनीति के ऊपर है। 1-1.5 साल गोली मार दीजिए मुझे मिलके सारे 1-1.5 साल पहले मैंने आपको एक अवार्ड्स फंक्शन में देखा था और उस वक्त आपने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं और समर्थक हैं, और अरविंद जी वहाँ बैठे थे तो आपने उनसे भी कहा। तो अब इन 1-1.5 साल में आप अभी भी उनके फ़ैन रहे हैं? आपने देखा दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, चुनाव के बाद वो सीएम बने, अभी भी आप उनके फ़ैन हैं? मैं जब गया था, एक्चुअली ये बात है, उस समय जब इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाना था तो मैं जा नहीं रहा था। तो मेरे को एक बात बता दूं जी, ये अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी, इनकी पार्टी अलग अलग है जी, मुझे पता है, और बिल्कुल अगल बगल बैठती नहीं है। तो मोदी जी की इतनी तारीफ करने के बाद आगे जो कहेंगे जरा सोच लीजिए। सर एक बात है, मैं दिल से कहना चाहता हूँ सर, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मैं अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, मुझे ये लगता है इंटेंशन उनकी भी कोई बुरी नहीं थी, समझ रहे हैं आप। लेकिन जो मुझे समझ में आता है सर, आप सब लोग दिग्गज लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, मुझे ये लगता है कि इंटेंशन उनकी भी कोई बुरी नहीं रही होगी। अदरवाइज नहीं तो आदमी इतना खुल के कोई सामने आता नहीं है, रोज धरने पे बैठ जाना, ये वो सब करना। मैंने जब इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने गया था, मुझे याद है, तो मुझे लगता था कि यार शाहरुख खान उसमें नॉमिनी है, फरहान अख्तर उसमें नॉमिनी है, तो मुझे क्यों मिलेगा। सो मेरा जो ढंग है बात करने का, केजरीवाल साहब सामने बैठे थे तो मैंने कहा, मैं आ नहीं रहा था पहले कि हो सकता है मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरी माँ ने कहा, उन दिनों वो नए नए जीते थे तो अभी सीएम बने नहीं थे, मैंने कहा कि मेरी माँ कह रही थी कि बेटा चला जा, तुझे भी मिल सकता है अवार्ड, हो सकता है, क्योंकि आजकल आम आदमी का सीजन चल रहा है तो मैंने इस वे में उनको कहा था, और मैंने ये भी कहा था। और सर डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यही है कि जो आदमी अच्छा है, जिससे आदमी, जिसके इन्फ्लुएंस में आती है पब्लिक, उसको आगे आना चाहिए। जैसे उनका इंटरेस्ट है अगर पॉलिटिक्स में तो वो आए, और उनको लोगों ने सीएम बनाया भी। सो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं तो मैं उनको ये कहूंगा कि वो नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कुछ अच्छा ही करना चाहते होंगे और अच्छा ही करना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपर उतनी टीम शायद नहीं होती है या उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो मुझे ऐसे लगता है जो मैं न्यूज में देखता हूं सर। बाकी मेरे को आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप अभी भी उनके फैन हैं? मैं बिल्कुल फैन हूं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, काम आदमी है, वो कहां से उन्होंने शुरू किया,
वो आके पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे साथ उन्होंने उस मुहिम में बैठे और उसके बाद में उन्होंने पब्लिक को इतना अपने साथ कर लिया कि वो सीएम बने। अब जब वो सीएम बने तो पूरी की पूरी सीटें वो लेकर गए। सो अगर उनके पब्लिक उनके कहने में है, उनको मानती है, तो मैं उस चीज़ का फैन हूं उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आप ही बोल रहे हो ना? जी बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूं सर, क्योंकि ये मैं ही बोल सकता हूं सर, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, सो मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं। सर आप जो बोल रहे हो वो बड़े बड़े धुरंधर एक्सपर्ट बैठ के बोलते हैं, वही बोल रहे हो आप, बल्कि कम शब्दों में बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं भी आ सकता हूं पॉलिटिक्स में। दरवाजा खुला हुआ है सर? नहीं सर, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे सारी पार्टियां लाइक करती हैं। पर बिना फॉलो किए एकदम बिल्कुल आपने सही एनालिसिस कर दिया अरविंद केजरीवाल सर बिल्कुल, जो हम लोग न्यूज में देखते हैं आप ही लोगों के माध्यम से पता चलता है, नहीं तो हम लोग क्योंकि खुद टीवी में काम करने वाले, फिल्म से ज्यादा टीवी वाले जो है वो ज्यादा निचुड़ते हैं, तो बहुत कम मौका मिलता है। चलिए, कपिल शर्मा की पकड़ अच्छी है, एक बात तो ये साफ हो गई है जी। या सर शो की बात करेंगे कपिल, सबसे बड़े कॉमेडियन हैं, हम सब ये बात कर चुके हैं, इतनी फॉलोइंग है आपकी, लेकिन हम पिछले 2 साल 2.5 साल से देख रहे हैं जब से वो शो शुरू हुआ है, उसमें शमोना आपकी पत्नी के रोल में है और जितनी भी कॉमेडी उनके अराउंड फोकस है वो सब उनका मजाक उड़ाना है। आप हर एपिसोड में उनके होठों का मजाक उड़ाते हैं, उनके आंखों, उनके चेहरे का। तो इस तरह की कॉमेडी एक तो थोड़ी पुरानी हो गई है और दूसरा कहीं ना कहीं अपमान भी है, कई महिलाओं को बुरा लगता है। तो आपको नहीं लगता थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए उस तरह? सर एक दिन के लिए ना मेरा शो छोड़ के कई और शो देख के देखिएगा। मेरे शो के बारे में बातें इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया। आप देखिए, ये यूनिवर्सल सच है, अगर आप किसी भी कॉमेडी शो में देखें ना, बड़ा इजी होता है बिलो द बेल्ट उतर जाना। आज हमारे शो को बच्चे पसंद करते हैं, अपने माँ बाप के साथ देखते हैं। एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं और मेरी बेटी कभी आज तक एक चैनल नहीं देखते हैं, मैं कभी कुछ देखता हूँ, वो कुछ देखना चाहती है। ये 20 साल बाद हुआ है कि हम लोग एक ही शो देखते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर एक छोटी मोटी बात को लेकर अगर कोई बवाल उठाता भी है कि आप अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं, नहीं, सो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि बाकी जनता जो है खुश हो रही, 2.5 साल से टचवुड नॉन फिक्शन में नंबर 1 है। सो सर मैं कोई, मुझे भगवान ने कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग तो बना के भेजा नहीं कि मैं कि बम फोड़ दूंगा एकदम से। मैंने एक छोटी सी कोशिश की, एक छोटे से शहर से निकला, मैं म्यूजिक सीखना चाहता था। हमारे स्कूल में म्यूजिक का कुछ नहीं था, मेरे कॉलेज में कुछ म्यूजिक का नहीं था। मुझे बेसिक जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मुझे कभी नहीं मिली, जो मैं अब हमेशा मुद्दा रखता हूँ कि ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। सो अगर मैं करता हूँ तो हो सकता है मैं गलतियाँ भी करता हूँ, सो मुझे उस चीज़ का मलाल कोई नहीं है सर। और आप ये भी देखिए, वो मस्ती मजाक में होता है। मियाँ बीवी आप सब मेरे ख्याल से तकरीबन तो शादीशुदा ही हैं। आप भी शादीशुदा हैं? आप नहीं है? आप लेट नहीं हो रहे? अच्छा, तो कई बार होता है कि हम लोग, ये यूनिवर्सल सच है सर, अंग्रेजों की तरह हम नहीं है जो कैलेंडर की तरह बीवियां बदलते हैं। कैलेंडर भी दिसंबर में बदलता है, वो जून जुलाई में जब दिल होता है उनका। हम लोग एक ही पत्नी से शादी करते हैं, 7 जन्म तक उसी के साथ रहने का वादा करते हैं, वादा कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं कि ज्यादा हो गया। तो हंसी मजाक और थोड़ा एक 2 बर्तन होते तो खटकते हैं, वही मैं अपने शो में दिखाता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, मेरे माँ बाप जब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे हंसी मजाक में, तो मेरे पापा हमेशा मेरे नाना नानी का मजाक उड़ा देते थे, मेरी मम्मी मेरे पापा के रिश्तेदारों का। तो मैंने जैसे क्या कहते थे, बड़ी पुरानी बातें हैं। सो मैं उसको अपने अंदाज में कह देता हूँ। सब मुझे नहीं लगता है सर कुछ पुराना है। अगर लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है, आप और शो देखिए, अजीब अजीब खबरों में देख लीजिए। ये जो पूछ रहे हैं सवाल, ऐसा आप कहते क्या हैं? आप क्या कहते हैं? कुछ नहीं, मैं कभी कभी बोल देता हूँ उसको कि तेरे बाप को हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, क्यों एक दामाद के घर पे ससुर रह रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं हर चीज में। सर देखिए, आज आप कह रहे हैं कि आपका शो नंबर 1 है, तो वो चीजें पसंद की तभी। आप अपने न्यूज में देख लीजिए, आप कितना कुछ बदलाव आया। आप भी कुछ ना कुछ नया करते रहते। पहले की न्यूज आप देख लो सर, पहले कैसी न्यूज होती थी जब एक ही सरकारी चैनल होता था, एक आदमी एक न्यूज पढ़ता था, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता था, बिल्कुल लगता था इनको चेक लेट हो रहा है, तो वो खुशी वाली खबर भी दुख से ही सुनाते थे। भारत ने श्रीलंका को इतने स्कोर से हराया, तो ऐसा लग रहा था इन्हीं की वजह से हारा श्रीलंका, जो न्यूज पढ़ रहे हैं। अब देखो आप कितना कमर्शियल, आप ही के चैनल पे एक प्रोग्राम आता है, ध्यान से देखिए ये कातिल, वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं सर बच्चा अपने बाप बहुत पसंद है ना। अब इसमें आपको और भी लाइन आती है इसकी कोई? सर हमारे शो पसंद है। अच्छा सर, ये जरा सुना दीजिए एक बार। यहीं कहीं तो नहीं कहीं। मुझे बड़े पसंद है एक्चुअली, वो उनका स्टाइल अच्छा है सर। तो न्यूज सुनने, मुझे न्यूज सुनने से ज्यादा मुझे उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी डिलीवरी है, उसमें मजा आता है। वो जब किसी के बारे में न्यूज बताते हैं ना कि पकड़ा गया कातिल, ये वो जब भी बताते हैं मतलब कि ध्यान से देखिए इस कातिल की फोटो। कातिल की फोटो बाद में दिखाते, पहले मैं उनकी तरफ देता हूँ, कहीं अपनी बात तो नहीं कर रहे। सर ऐसे ही चलाइएगा, मत काट दीजिएगा। मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनको बोलिएगा आप। चलिए वो चलेगा जी। ये आपने जो सवाल पूछा है वो इस क्लिप में भी है, इस पर भी और बात होगी जी। ये क्लिप देखिए। इसका स्टाइल देखो ना, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जम रही है। अब केमिस्ट्री तो उसी के साथ जमेगी ना जिसकी फिजिक अच्छी हो। तू अपनी ज्योग्राफी देख, तू केमिस्ट्री छोड़, तू कुल्फी जमा जाके दही जमा। आइडिया मैंने दिया तो ये शादी की शेरवानी यहाँ कैसे आई?
वो तो मैं राजा रानी का ड्रामा कर रहा था। राजा रानी का क्यों? भाई बहन का ड्रामा नहीं कर सकते आप? तेरा तानपुरे जैसा मुंह है, तू बात भी मनहूसी करेगी तू। राजा रानी का भाई बहन का ड्रामा क्यों करूं मैं उनके साथ? ये आपकी पत्नी है शो में? जी थोड़ी सी है जी। सर ये बड़ा खतरनाक, ये रखना है शो में कि हटा दूं इसको? नहीं, आपकी मर्जी है सर। अब आपके हत्थे चढ़ गए मैं, मुझे पता है यहाँ पे मर्डर ही है मेरा आज। जी जी सर। जी पूछिए सर अपना सवाल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपने बड़ा कोई गंभीर सा सवाल पूछना है सर? कोई काले धन को लेकर पूछने वाले हैं? नहीं सर, काले धन। अच्छा कपिल जी, मेरा आपसे सवाल है कि बॉलीवुड में हम करें इंडस्ट्री की बात करें तो जिसने भी माइक आप अपनी तरफ, हाँ बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पर अपनी इमेज को चेंज करने की कोशिश की, दिल्ली से मुकेश गए गायक बनने के लिए, बने वहाँ जाकर जी एक्टर बनने गए, हीरो बने। शैलेंद्र सिंह बॉबी से आए, पहले गाने से सुपर डुपर गए, उसके बाद आप सोनू निगम लीजिए, बाद में हीरो बनने का प्लान आया और हीरो बने। लेकिन विडंबना ये है कि वो सभी के सभी वापसी अपने घर पर वहीं आए जी। वो गायक बने, वो दोबारा गायक बने। कपिल जी के साथ एक स्टेज सिंगर आप आ रहे हैं हीरो बन के, तो क्या हम सोचते हैं कि एक ट्रैक चेंज होगा, ये वाला एक ट्रैक, कपिल शर्मा एक नया ट्रैक लिखेंगे जिसके बाद एक हम कहेंगे कि ये बंदे ने जो है एक नया इतिहास रचा और सुपरस्टार बने? सर मुझे लगता है कि जब आप सोच लेते हो कुछ चीज़ करने की और आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो चीज़ें होती हैं। अपनी सही समय पे सही जगह पे आप करो तो। आज से पहले सर कॉमेडी शो में, कॉमेडी को पहले इतना स्तर, इतना उसको इज्जत दी नहीं जाती थी। बड़े बड़े सिंगर्स के शो होते थे, 5 मिनट के लिए एक जाके किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को भेज दिया जाता था कॉमेडी के नाम पे। अब आज अगर आप देखिए, आप हम लोग कनाडा गए, यूएस गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी तरफ से कोई इनविटेशन नहीं था। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जेसन कैनी हमारे शो में आए। मैं ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर थी क्रिस्टी क्लार्क, वो हमारे शो में आई। मतलब इतनी पॉपुलैरिटी हमने वहाँ पे देखी। और वहाँ पे उन्होंने हमारे शो में फिलर देने के लिए वहाँ पे कुछ सिंगर्स बुलाए हुए थे, नामी सिंगर्स। सो बदली हैं चीज़ें सर, ये नहीं आप कह सकते हो कि बदलनी। लोग, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी इमेज बदलूं। मैंने जब शुरू किया था, मैंने सीरियस थिएटर किया था, जो लोगों को आज तक पता नहीं है। कॉमेडी मेरे साथ एक्सीडेंटली हुई, मुझे इसमें टचवुड लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत कामयाबी मिली, और इसी की वजह से मुझे आगे फिल्म में मिली। और फिल्म में भी मैं सर कुछ चेंज नहीं करने जा रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। पहली फिल्म में मैं कॉमेडी ही कर रहा हूं, आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहा हूं। और शो में क्या होता है कि हमने एक फैमिली का सेटअप किया है। मैं अपनी बीवी के ऊपर 4 बातें बोल रहा हूं, या ससुर के ऊपर, या वो मेरे ऊपर 2 बातें बोलते हैं। स्टोरी जो होती है, फिल्म की स्टोरी, ये स्टोरी आपको सपोर्ट करती है। सो इसमें भी मैं बिल्कुल कॉमेडी ही कर रहा हूँ और बड़ा लवेबल किरदार कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये फिल्म तो लोग पसंद करेंगे। बाकी मैं आपकी बात पे भी आ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि चेंज करने की कोशिश। सो चेंज सर, अगर मैं सीरियस थिएटर से कॉमेडी बन सकता हूँ और वहाँ से फिर आगे फिल्म में एक्टर आ रहा हूँ, तो आगे चल के मुझे लगता है कि अगर सीरियस टॉपिक पे कोई अच्छी फिल्म मिलेगी, अगर मुझे लगा कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ उसको, तो मैं वो भी करूँगा। और बदलेगा सर, बहुत कुछ बदला है सर। ये जो आपने देखा ही होगा, ये जो आप जवाब दे रहे हो, इसको आप एक लाइन में बोल सकते हो? इस सवाल का जवाब एक लाइन में क्या है? सर मैं बदल के दिखाऊंगा। इसको आप ओवर कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सकते हो? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही था। बिल्कुल सर, कोशिश आप करें, अगर सच्चे दिल से ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें तो हो सकता है सर। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप आगे और कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर इसके बाद मैं होटल जाऊंगा। हाँ, उसके बाद नहीं, फ्लाइट कितने बजे की? नहीं सर, हम लोग कल भी दिल्ली में ही हैं। एक्चुअली सर मैं आप सच बताऊं, मैं इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करता नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि फिल्मों का मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे सिंगिंग करने का शौक था। हमारे स्कूल में जन्माष्टमी का एक फंक्शन होता था और एक गुरु नानक देव साहब का गुरुपुर्ब होता था, तो मैं भजन गाता था साल में 2 अपने स्कूल में ही। फिर कॉलेज आके सीरियस थिएटर करना शुरू किया। वो भी एक लड़की को मैंने देखा था, तो मेरे को अच्छी लगती थी, मैं उस चक्कर में चला गया प्ले ज्वाइन करने। तो बाद में वो निकल गई प्ले में से, वो ठीक नहीं करती थी, तो मेरे को रख लिया उन्होंने। तो ऐसे हुआ, एक्चुअली एक्सीडेंटली हुआ ये भी। तो फिर मुझे शौक पड़ गया। आपको लड़की की जगह रखा आपको? नहीं, लड़की अलग से थी। लड़की की जगह सर मुझे क्यों रखेंगे, मैं कौन सा साड़ी पहन के गया था। तो वो ऐसे ही बस। सर अब ये तो क्यों आ गया, आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं जी, आप यहाँ पर हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, और गाने में भी आप कॉमेडी उसमें कर देते हैं जी। आपके कैरेक्टर चले आते हैं, शमशेर कभी चला आता है उसमें जी। तो कुछ एक सर मैं ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं। आप अभी मतलब क्या, मैं आपसे कुछ सुनना चाह रहा था कि जिसमें आप, हाँ, ये सब एडिट होके टाइट हो जाएगा जी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली ना छोटी छोटी चीज़ें सर ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैंने बहुत साल पहले एक, जैसे आपने शमशेर का नाम लिया कैरेक्टर का, वो भी मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया था। और उसके ऊपर मैंने एक ऐसे ही मन गढ़ंत फिक्शन ही बना ली थी कि दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, शिल्पा शेट्टी जब आई थी तो रिचर्ड गेर भी आए थे, उन्होंने किस कर दिया। तो मैंने कहा कि हमारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई क्यों कोई आके बाहर से हमारी बहू बेटी को किस करे, हमारे अपने लोग मर गए। ये देखिए, ये पूरे
तैयार श्यार होके बैठे, अंदर से तो आदमी होता ही ना कि हमारे अपने लोग करें। तो मेरा जो कैरेक्टर है पुलिस वाला शमशेर, उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्यों हुआ। कहते मैं इसको पकड़ूंगा रिचर्ड गियर को। रिचर्ड गियर दोबारा इंडिया आए तो इन्होंने पकड़ लिया। अब रिचर्ड गियर को हिंदी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, तो इनकी कॉन्वर्सेशन कैसी हो रही है। ये रिचर्ड गियर को इन्होंने एयरपोर्ट पे घेर लिया, तो समझ में ना आया, पहले तो नाम भूल गए, अपने कांस्टेबल से पूछ रहे हैं यार ये कौन सा गियर था, चौथा के पांचवा, क्या नाम है इसका। हाँ वो अपना हेलो फेयर कम्प्लेक्शन। तो वो आदमी सुन नहीं रहा, उसको क्या पता किसको बुला रहे हैं। ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ। इधर आके मुर्गा बन जाओ। व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैंने किया क्या है, इसको अंग्रेजी बेचारे को पता ना समझ में आए। किया क्या है, ये पप्पी क्या समझ के ली थी। तुम लोग क्या समझते, हम पप्पी लेना नहीं आता। हम लोग पंजाबी आदमी, अगर हम लोग अपनी औकात पे आ जाए तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट का पप्पा, और जो हमारी मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग। तो बेचारा वो डर जाता है। रिचर्ड गियर कहता है सर आई एक्चुअली यू नो, जैसे आपके इधर नमस्कार होती है, हमारे इधर यू नो ये होता है। कहता है अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारी नमस्कार थी, तो तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बाकी लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो आदमी कॉमेडी करते हैं वो हमेशा आम लोगों में से ही निकलते हैं। शायद मैंने ऐसे जितना देखा है आज तक, क्योंकि कभी भी सर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा तो मुझे नहीं लगता कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता नजर आएगा कि जो पैदा ही बहुत बड़े बेडरूम में हुआ है, एसी रूम में हुआ है। हमें तो पैदा होते पसीने निकले हमारे, तो हमने वो दौर भी देखा है और आज भी देखा है। मैं छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि जब हम लोग ट्रेन में जाते थे तो आपने कभी देखा होगा कि अब तो खैर वो कल्चर रहा नहीं है, अभी भी है एक्चुअली, पर मोबाइल फ़ोन जब से आ गए तो ये सब ना आदमी दूर हो गए एक दूसरे से। पहले तो आप देखो अमृतसर से ट्रेन चलती थी, आप दिल्ली तक जाते थे, कुछ लोग तो अपने बच्चों के रिश्ते तय करके निकलते थे, निजामुद्दीन स्टेशन पे गले लग के मिलते थे। अब फ्लाइट में चले जाओ आप, वहाँ पे तो खैर बिजनेस क्लास में जो लोग बैठे रहते हैं वो पता नहीं जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है अपना लैपटॉप निकाल लेते हैं। अच्छा नेटवर्क आ नहीं रहा था, पता नहीं कौन सा बाप वाला बिजनेस कर रहे होते हैं बैठे वहाँ पे। तो मतलब वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ, लोगों को सुना देता हूँ, लोग रिलेट करते हैं और मुस्कुरा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। जी नहीं, आपके शो पे बहुत सारे स्टार्स आते हैं। अच्छा मुझे लगा मंदाकिनी जी चली गई इंडिया से बाहर, आप तो इधर ही हैं। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप मुझे थोड़ा डिफिकल्ट सवाल ना पूछे। मैं आपसे बहुत आसान सवाल पूछूंगी, आपकी फिल्म के बारे में और आपके शो के बारे में सवाल पूछूंगी। आपके शो पे जितने भी स्टार्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको प्रमोट कर रहे होते हैं, है ना, यू आर हेल्पिंग देम लुक गुड जी। परंतु अब जब उनको पता चलता है कि आप उनके कॉम्पिटिशन में आ रहे हैं, आप मूवी में हीरो बनना चाहते हैं जी, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? आर दे हैप्पी या कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं बीच में? आपने सारे सवालों का बहुत जेन्युइन जवाब दिया है जी। मैं सच बोलूं तो मुझे, क्योंकि मेरे शो पे मैं जितने भी लोगों को एडमायर करता हूं, जितने भी मैं जिनकी फिल्में देखी वो सारे तकरीबन मेरे शो पे आ चुके हैं। सो मैंने हमेशा सबको रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान मुझे इतना लोगों का प्यार मिलेगा और मेरा शो इतना सक्सेस होगा। सो मैंने हमेशा ही बड़ा डर के चला हूँ कि मेरे से कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि मैं किसी को हर्ट करूं। सो मैंने हमेशा सबको रिस्पेक्ट दी है, बदले में मुझे भी हमेशा रिस्पेक्ट मिली है और सब मुझे बेस्ट विशेस भेजते हैं और सब ने एक्चुअली मेरा साथ ही दिया है। सो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि किसी को ऐसा लगता है कि कंपटीशन, और मुझे ये लगता भी नहीं है कंपटीशन। आप देखें अगर मैं कौन सा यहाँ पे बड़ा 6 पैक बना के लॉन्च हो रहा हूँ या मैंने कोई डांस में महारत हासिल की या मैं बड़ा हार्डकोर एक्शन कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है, जिसमें मैं ईजी फील करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई फील करता है मेरे बारे में। सो मुझे नहीं लगता। ये जो आपने शमशेर सिंह नाम चुना, आपकी पूरी फैमिली फिल्म से है जी, तो ये शमशेर सिंह कोई वाकई में फिल्म था? से नहीं सर, पुलिस से। टेक 2। अच्छा, आपने ये जो शमशेर सिंह नाम चुना, आपकी पूरी फैमिली जो है वो पुलिस से है, तो शमशेर सिंह आपकी कोई फैमिली में था? और वो जो उसकी एक आवाज़ है बड़ी टिपिकल जी, देखते ही किसी सरदार जी का चेहरा मुझे हर बार याद आता था। पंजाब पुलिस हमारी जो है बड़ी हाजिर जवाब होती है एक्चुअली। पंजाब में आप जितने भी देखो ना गाँव के लोग, उनके वो हाजिर जवाब बड़े होते हैं। सो एक्चुअली क्योंकि मैं पुलिस में, मेरे फादर थे, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे और मैं पुलिस क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था, तो बड़ी सारी पुलिस थी आसपास। मैं तो घबरा गया, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, पैदा होती इतनी पुलिस है। पर मैंने सर बड़ा करीब से देखा है एक्चुअली। बहुत सारे लोग हैं, जब कोई व्यंग करता है, जब कोई कॉमेडी करता है, तो वो पुलिस वालों के ऊपर मजाक बनाते हैं या पुलिस ऐसा करती वैसा करती है। मेरा शायद उनको देखने का नज़रिया दूसरा था, क्योंकि मेरे फादर खुद पुलिस में थे। इतनी मेजर सर्जरीज होने के बाद, कैंसर का पेशेंट थे वो सुबह 4 बजे कभी उठ के जाना पड़ता था उनको, रात की शिफ्ट होती थी, कभी कभी 6-6 दिन ड्यूटी लगती थी कि प्रधानमंत्री अमृतसर आने वाले हैं माथा टेकने,
तो 6-6 दिन से वो खड़े हैं, प्रधानमंत्री आए ऊपर से जहाज से निकल गए, तो बेचारे नीचे खड़े हैं। सो मैंने वो रूप देखा है सर उनका। सो पर हाँ, मैंने बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया है। जब एक्चुअली मैं लाफ्टर चैलेंज विन करके गया था ना, तो एक पुलिस ऑफिसर थे एक्चुअली, उनसे पहले भी एक्चुअली मैं आवाज़ एक ही पकड़ कर रखी क्योंकि मुझे टोन जी बड़ी अच्छी लगती थी, पर हमेशा मेरे साथ ऐसे ऐसे किस्से होते रहे। मैं पुलिस लाइन में गया तो 1-2 लोग फोटो खिंचाने लगे, तो एक थे इंस्पेक्टर, उन्होंने नहीं देखा होगा टीवी, तो मुझे बुला ले, कहते इधर आओ। मैं कहा जी सर। ये फोटो खिंचा रहे तुम्हारे साथ, क्या करते तुम? तो मैं कहा सर मैं तो मतलब ऐसे ही, मैं कहा मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूँ। अच्छा, उनको नहीं समझ आया लाफ्टर चैलेंज का विनर मतलब क्या करते हो? मैंने कहा सर लाफ्टर चैलेंज। अच्छा, प्राइवेट कंपनी है कोई? मैंने कहा नहीं सर, ये ऐसे कभी आपने प्रोग्राम देखा होगा, वो सिद्धू जी आते हैं उसमें, तो फिर कहीं उनको याद था थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ देखा मैंने सिद्धू यार, उसमें कोई भी आ सकता है। मैं कहा बिल्कुल सर, अभी तो लड़कियां भी आ रही हैं, मतलब अच्छी कॉमेडी करती हैं वहाँ पे, लड़के भी आ रहे हैं। अच्छा, को एजुकेशन है? मैंने कहा हाँ जी सर। तो वैसे ही कोई होता है ना, कोई इनोसेंस में कभी कोई आदमी बोल देता है, तो मैं पकड़ता रहता हूँ ऐसी चीजें। ये उसका एक क्लिप देखते हैं ये जी। तो बुढ़िया तू है जो अपनी बहू को तंग करती है? मैं बहू हूँ, सास ये है। मेरे को खबर मिली तो अपनी बहू को तंग करती है। हाँ, ये मुझे बहुत भला बुरा कहती है, वो तो मैं बहू इसलिए चुप रहती हूँ, यू नो। डायलेक्ट तू चुप ही रहे तो अच्छा है। भला बुरा बोलती, ज्यादा बोलेगी ना ये तीनों बाद में हमें भला बुरा बोलेंगे। ये सच कह रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है जी ये। मैं इसको जवान बेटी की तरह इसको घर पे रखा है मैंने। जवान बेटी को घर में रखा, शर्म नहीं आती तुझे? शमशेर का कुछ और आपको याद आ रहा है? सर बड़ी सारी चीजें, एक्चुअली मैंने बहुत पहले करता था ये कैरेक्टर, यूनिफॉर्म में भी करता था, और तो अब तो खैर मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही लोग सुन के खुश हो जाते, तो बड़ी देर हो गई ये कैरेक्टर किया नहीं मैंने। मना कर रहे हैं आप जी? वो कान में बोल रहे हैं करवाओ जी। विनोद, आप पूछिए अपना सवाल। कपिल, आपका शो जो इतना पॉपुलर है, उसके पीछे जो आपने केमिस्ट्री बिठाई है ना अपने दर्शकों के साथ, उसका बड़ा रोल है, बड़ा भारी रोल है। और वो जो आपका टिपिकल स्टाइल है, आप पोकर फेस बना लेते हो जब आपकी खिंचाई होती है शो में, तो ये कहीं ना कहीं लेट जसपाल भट्टी की भी याद दिलाता है। वो भी ऐसे ही पोकर फेस कॉमेडी करते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं आप किसी टेलीविजन कॉमेडियन या फिल्म कॉमेडियन से इंस्पायर हुए हैं या इन्फ्लुएंस रहा है? और दूसरा, ये जो आपने केमिस्ट्री बिठाई है इतनी शानदार, इसके लिए आपको कोई पापड़ बेलने पड़े खास, या आसानी से ये सब कुछ हो गया? सर नहीं, आसानी से कुछ भी नहीं होता, हर चीज के लिए मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि 2-2.5 साल पहले शो शुरू हुआ है और 2-2.5 साल में ही सब कुछ हो गया, पर आप अगर इन्वेस्टमेंट देखें उसके पहले की, कि 1997 से मैं कर रहा हूँ, तो वो कर करके वो रियाज होता गया, एक कॉन्फिडेंस आता है एक आर्टिस्ट के अंदर, तब जाके आपके बात में ठहराव आता है। नहीं तो पहले मैं बहुत फास्ट बोल जाता था, मुझे लगता था मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, तो फटाफट जो है बोल दूं। सो वो सब चीज़ें भी काम आई हैं। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि क्या आपने पूछा कि केमिस्ट्री, हाँ मतलब क्या जसपाल भट्टी का कोई असर है? या बिल्कुल, जसपाल जी को मैं बहुत एडमायर करता रहा हूँ, मैंने उनको बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं। और सिर्फ जसपाल जी नहीं, क्योंकि जसपाल जी का एक बड़ा यूनिक स्टाइल था, वो हमेशा स्टायर करते थे, कभी महंगाई के ऊपर करना, कभी किसी चीज़ के ऊपर लेके, और वो एक पैरोडी हमेशा बनाते थे, बड़ी मज़ेदार होती थी, बड़ा मज़ा आता था उनका शो देखता था उल्टा पुल्टा। सर मैं हमेशा बहुत लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची भी अगर कोई कहीं किसी चैनल पे कॉमेडी कर रही है, तो मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो ये लोग हंस रहे हैं, तो उसकी इनोसेंस है, क्योंकि वो बच्चा है, बचपने में बात बोल रहा है। मुझे लगता है कि जो आप जितनी बात, एक पाकिस्तान से कॉमेडियन थे अमानुल्लाह खान, वो जब मेरे कंपटीशन में आए, उन्होंने एक कैटेगरी बनाते थे कि 6 लोगों का कंपटीशन, 6 लोगों का कंपटीशन, 6-12 लोगों का एक ग्रुप बना देते थे। तो सब लोग डर रहे थे कि अमानुल्लाह कंपटीशन में ना आ जाए, अमानुल्लाह क्योंकि बहुत बड़े कॉमेडियन है पाकिस्तान के। अच्छा, वो मेरे वाली लिस्ट में आ गए, मैंने बड़ा राहत फील की। तो मेरे दोस्त कहते तू बड़ा अजीब आदमी है, तू क्यों ऐसे? मैं कहा यार देख, मैं तो जीत के मान के चल नहीं रहा था कि जीतना है, मुझे ये था कि यार हार सकते हैं आगे चल के, बिकॉज भगवंत मान थे और इतने बड़े बड़े कॉमेडियन जब सब इतने सालों से काम कर रहे हैं, मैंने कहा हारना तो वैसे भी है, कम से कम इनसे हार के जाएंगे ना तो थोड़ी इज्जत रहेगी कि अमानुल्लाह घर से हार के आया है, ऐसे किसी से हार के नहीं आया। तो मैं कहा मैं इसलिए, पर उसका पॉजिटिव रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं डर नहीं रहा था, तो मुझे खुशी थी कि अब मैं इनसे हार के जाऊंगा, अब मेरे शहर में लोग कहेंगे, क्योंकि पंजाब में सब जानते थे कि अमानुल्लाह खान से हार के आया। सो वो उसका इतना इफेक्ट पॉजिटिव में चला गया कि मैं उस कॉम्पिटिशन में विनर रहा। सो सर मैं हर एक से सीखता हूँ। अगर मैं देखूँ, मैं बच्चन साहब को देखता हूँ कभी, वो जब कॉमेडी करते हैं, उनके जैसे एंग्री यंग मैन उनको लोग बोलते हैं, एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं, गंभीर भाव जो उनके बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन जब वो कॉमेडी करते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं, शरारती। सो मैं हर एक को ऑब्जर्व करता हूँ सर, अगर कॉपी नहीं करता हूँ किसी को, पर ये कोशिश करता हूँ कि इनमें ऐसा क्या है
जो वर्क करती है चीज़, सो उसको अपने ढंग से या जो भी है, इतनी अपनी डेफिनेशन दूंगा, लोगों को लगेगा कि बड़ा ये FTI का चेयरमैन बनना चाहता है। मैं ऐसे ही मतलब जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देता हूँ सर। ये बच्चन साहब को सलाम करते हुए जी, बच्चन साहब का कुछ आप दिखाना चाहें, बताना चाहें? नहीं सर, मैं बच्चन साहब बहुत उनको सलाम करते, उनको सलाम के तौर पर मैं सर एक्चुअली बच्चन साहब का या तो मैं उनको मिमिक करूं तो तब मजा है, नहीं तो अदरवाइज तो मैं नहीं सर, मेरे से मैं करता नहीं एक्चुअली। मिमिक नहीं करते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप करना नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं बच्चन साहब ये कह रहे हैं कि नहीं करना चाहते हैं आपका। नहीं, मैं करता नहीं। मैं कौन है वहां पे जो आपको उल्टी सीधी राय दे रहे हैं? नहीं, आप नहीं करना चाह रहे हैं? मैं करता नहीं हूँ सर एक्चुअली, बच्चन साहब की मिमिक्री कभी नहीं करता हूँ मैं। आपने, पर मिमिक्री ऐसा नहीं है, मिमिक्री कॉमेडी शोज में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और आपने भी कई मिमिक्रीज की हैं। जैसे आप, मैंने पिछले 2 दिनों में आपके करीब 24 घंटे के टेप देखे हैं। अच्छा। और उसमें नाना पाटेकर की आपने मिमिक्री कभी निकल जाती कोई आवाज़ गलती से, मेरी कोशिश होती है अच्छी निकालूं, लेकिन निकलती किसी और की है, तो मैं ऐसे कभी मस्ती मजाक में हो तो एक आध आवाज़ निकाल देता हूँ, पर ऐसे नहीं। चलिए, गाना हम आपसे आगे सुनेंगे। मेहर, आप अपना सवाल पूछो। जी मेहर, कैसे आप? बढ़िया। आपका शो टीवी पे बड़ा सुपरहिट है, अब आप फिल्मों में जा रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री उतनी रहमदिल नहीं है आउटसाइडर्स के लिए। फिर जैसा जिनी जी ने कहा कि आपके यहाँ पे तो फिल्म स्टार्स आते रहे हैं, आप उनकी काफ़ी मजाक बनाते भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है जैसा का तैसा? मुझे नहीं लगता सर कोई आप किसी के लिए रहमदिल होना या नहीं होना। आप एक चीज़ हमेशा देखना है, आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, फिल्म इंडस्ट्री जो है ये बड़ी फेयर इंडस्ट्री है। फेयर इन द टर्म्स ऑफ, आप अगर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, जितना मर्जी करोड़ों रुपया लगा लो आप, या किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार के बेटे हो, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। इंडस्ट्री के हाथ में नहीं एक्सेप्ट करना लोगों के हाथ में है। सो अगर मैं उठ के एक टीवी शो ऐसा बनाया जिसमें फिल्म स्टार्स बहुत कम आते हैं टीवी शोज में, अब एक शो ऐसा बना कि जिसमें सब बड़े बड़े स्टार्स वहां पे आए, सो अगर उन लोगों ने वहां पे एक्सेप्ट किया है, सो मुझे नहीं लगता कि कोई रहमदिल होता है या ऐसी कोई बात होती भी है। ये लोगों का प्यार होता है और लोग। क्या पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा आसान हुआ है हीरो के तौर, मतलब एक्टर्स बहुत आए हैं लेकिन सीधे हीरो के तौर पे ब्रेक मिलना? सीधे तो नहीं मिला। आप मेरी हिस्ट्री देखिए तो मैंने बड़े पापड़ बेले सर, सीधा तो कुछ नहीं मिलता। सीधी तो जलेबी भी नहीं होती आजकल सर। पता क्या होता है एक्चुअली, मुझे ये लगता है, मेरे को सवाल भूल गया, मैं भटक जाता हूँ एक्चुअली, मेरी सोच इधर उधर चली जाती है। आप दोबारा रिपीट। मैं पूछ रहा हूँ कि आउटसाइडर्स के लिए आना क्या ज्यादा आसान हुआ है पिछले कुछ सालों में? जैसे आप रियलिटी शो से आए, तो टीवी एक नया मौका देता है। आप फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखें तो सारे आउटसाइडर्स थे। आप देख लिए पृथ्वीराज कपूर साहब के दौर से, आप देखिए अगर राज कपूर साहब की सारी फैमिली वो सब मुंबई गए थे, पृथ्वीराज कपूर साहब गए थे। बच्चन साहब को आप देखिए, इलाहाबाद से निकल के मुंबई में गए, अपना नाम बनाया। शाहरुख खान साहब को देखिए आप, तो मुंबई में बहुत सारे जो आउटसाइडर्स हैं आज उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आउटसाइडर्स आजकल इजी है कि मुश्किल है ये कहना। मुझे नहीं लगता कि मुझे पता है इस बात के बारे में, लेकिन ये कि बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं और आजकल डिजिटल वर्ल्ड है। आप में अगर टैलेंट है, आप मोबाइल से अपना वीडियो बना के आप यूट्यूब पे डाल दीजिए। सो अगर आप में टैलेंट है तो आप नोटिस हो जाते हो। सो मुझे लगता है कि जितने सारे चैनल्स हैं, जितना सारा आजकल प्लेटफॉर्म है, ईजी है, लेकिन उसके लिए टैलेंट भी होना जरूरी है। और टैलेंट में भी सर, क्योंकि इतने सारे चैनल्स हैं तो इतना सारा डिजिटल वर्ल्ड है, तो लोग भी जो प्रिपेयर होके आते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा तैयार होके आते हैं। पर अपने टैलेंट दिखाने का मौका ज़्यादा है। मौका है ज़्यादा, बिल्कुल। आपको ये वो गाने का क्यों आ गया? बिल्कुल जी, कि ये बड़े पर्दे वाले, ये तो नहीं कहते छोटे पर्दे वाले से कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। ये गाना आपको अच्छा आता है, मेरे को ये बताया जा रहा है, और आप अच्छा गाते भी हैं इसको। जी, एक्चुअली मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, बच्चन साहब ने गाया। जब वो हमारे शो में आए थे तो हमने सुना भी था उनसे, तो मैं गाऊं? अच्छा, सॉरी बच्चन साहब आपका गाना गाने के लिए कह रहे हैं, पर इनको मना नहीं कर सकते अभी। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला टंग टंग टंग, उनका जो म्यूजिक बजता है, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बच्चन साहब का बेस बहुत भारी है, उनकी आवाज़, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था पर नहीं निकलता। ये गाना आपने सीखा हुआ है? आप गाना गाने के लिए वहाँ पहुँचे थे? सर मैंने सीखा नहीं था एक्चुअली, मैं यूथ फेस्टिवल्स में जैसे थोड़ा बहुत गाते थे, या हमारे जो म्यूजिक टीचर आगे चल के कॉलेज में जो स्पेशली आते थे हमें तैयार करवाने, हालांकि स्कूल में ऐसा म्यूजिक सब्जेक्ट था नहीं, ना कॉलेज में था, पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे वो हायर करते थे यूथ फेस्टिवल के लिए तैयारी करवाना। बाकी मैंने सर जब कॉलेज से बाहर निकला तो उसके बाद काम करना था, कुछ पैसे कमाने थे, तो क्या करते, तो मैं ऐसे
स्टेज शो करता था दूसरे सिंगर्स के साथ, मेन में भी नहीं, कोरस पीछे करना, और वो बड़ा मुश्किल होता था सर। वो भी मतलब सांप की बिल में से पैसे निकालने वाला हिसाब होता था। मतलब किस शो में चले जाना, ऐसे ही शादियों के शोज होते थे। अच्छा। तो जो जिन्होंने शो करवाया, जिन्होंने पैसे सिंगर को बुलाया, मैं सिंगर के पीछे खड़ा हूँ, पीछे पीछे लाइन रिपीट करनी, कोरस करना। तो कभी कभी जो लड़के का जीजा है, कोई उठ के पी के दारू पे गोली चला रहा है, और उस समय सुर बिगड़ जाते हैं सबके। कोई कितना भी क्लासिकल सीखा हो, सुर हिल जाते, सामने बंदूक चल रही हो ना, तो मेरे को बड़ा डर लगता था। सीधे बंदूकें चल रही हैं और उसमें फरमाइश भी करते हैं फिर ऐसी। फिर मैंने और भी बड़े सारे सिंगर्स से मैंने ऐसे डिस्कस किया। मैंने कहा आप सब लोग, जैसे दलेर पाजी हैं, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैंने उनसे पूछता, मैंने कहा पाजी आपने इतना स्ट्रगल किया है आप भी, तो उन्होंने भी अपने मुझे किस्से सुनाए। तो मुझे लगा कि यार ये सबके लिए बड़ा मुश्किल ही होता है, सब ये दौर देख के ही आते हैं। सो बड़ी बार ऐसा होता है कि ऐसे पिस्तौल निकाल के बोलते हैं ये गाना सुनाओ, आदमी को आता भी नहीं, पहले शुरू कर देता है कि कोई नहीं पहले ये शुरू करूँ, उसके बाद ये नाचेगा। तो फिर चाहे अब मैं उसको धुन को ही लहराता जाऊँ, इसको खुश रखो भाई, कहीं गोली ना मार दे। पर इसमें आपने, वो तो ठीक है, दलेर मेहंदी भी ठीक है, पर आपने भीमसेन जोशी को गा दिया और काफी अच्छा गाया। सर शुक्रिया, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, बड़ा अच्छा गाया, और वो मेरे ख्याल से लोगों को सुनना भी चाहिए, और आप सुना दें तो वो चीज़ है वो। सर भीमसेन जोशी साहब, हमारे देश में उनके जैसा क्लासिकल गाने वाला को मुझे लगता नहीं सदियों तक कोई पैदा हो। पर मैं, क्योंकि अभी मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूं, तो मैं ऐसे ही थोड़ा ट्वीक कर देता हूं उसको कि अगर वो ये गाना ऐसे गाते तो कैसे। पर वो मुझे इसलिए पसंद है, मैं बचपन में सर दूरदर्शन पे गाना आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो मैंने वो उनका सुनता था, तो मुझे बड़ा मजा आता था उनको सुन के, तो ऐसे ही फॉलो करता था सर। तो कई लोग मुझे गाले में देते, तेरी हिम्मत कैसे हुई पंडित जी के आवाज़ निकालने की, कॉपी कैसे करता है तू। पर मैं ऐसे ही अपने शौक के लिए या लोगों को खुश करने के लिए तो उनके ऊपर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है ये कलाकार जो होते हैं ये कभी जाते हैं दुनिया से, क्योंकि जिनकी आवाज़ हम लोग सुनते हैं, सो मुझे लगता नहीं है कि हमसे दूर गए हैं। तो मैं उनको कभी ना कभी ऐसे सुन के तो ट्राई करता रहता। सर आज बुरा फंसा दिया आपने तो उनका एक बड़ा मज़ेदार स्टाइल है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। सर बहुत बड़े गुरु लोग हैं वो। ऐसे ये चलाएंगे आप? इसमें आप आगे जा रहे हैं और कि आइए थोड़ा और आगे चलिए इस पे। हाँ होना चाहिए ना आगे, है ना? आपका तो कुछ नहीं जा रहा, बैठे होना चाहिए, फरमाइश करते। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पर सर वो बड़े गुणी लोग हैं, मैं तो ऐसे ही कॉपी करता हूँ सुन के, मेरे बस का नहीं है, तो ऐसे ही आपने कहा तो मैंने सुना दिया। फिर उनको, जब उनको किसी ने कहा कि भाई ये और हमको कुछ सुनना है भीमसेन जोशी जी से, तो उन्होंने कैसे सुनाया? सर जब उखल में सर चला ही है। मैं एक सिंगर है हरिहरन साहब जी, हाँ बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है। तो मैंने ऐसे अब मनगढ़ंत एक कहानी बनाई कि वो इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। जब कभी वो किसी ऐसे फंक्शन में चले गए, किसी पुलिस के फंक्शन में चले गए, तो उनको किसी ने बोला कि पुलिस वाले सब बैठे हुए थे, तो वही शमशेर टाइप कैरेक्टर, तो वो अपना गाना गा रहे हैं जो उनके काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, पर लुक्स अपनी के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने छोटी वोटी रखी थी, दाढ़ी बढ़ाई थी थोड़ी, तो उन्होंने पहचाना नहीं, तो गाना गा रहे थे अपना, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। तो एक पुलिस अफसर पूछते अपने असिस्टेंट से, बात सुनो ये कौन है भाई साहब? कहते सर ये हरिहरन है। कौन? कहते हरिहरन। ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन मतलब? कहता सर ये बहुत बड़े सिंगर है। तो अच्छा तू ही रे, इनको कोई मुनीशिला सुनाए? कहते नहीं मैं ऐसे गाने नहीं गाता, मैं अपने गाने गाता हूँ। तो वहाँ से पिस्तौल निकाल, गाना तो आपको पड़ेगा, मुन्नी रे तेरी कहाँ गई। ऐसे ही पंगे लेता रहता सर, मेरे को फंसाएंगे आप। अपने शो में करता हूँ तो लोगों को पता लाइट मोड में, हमको लगेगा कि एबीपी न्यूज़ में बैठा, बड़ी सीरियस बातें हो रही थी, तो ये फिर मजाक उड़ा रहा है। पर ये मजाक नहीं सर, मेरा प्यार है, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनकी कॉपी करता हूँ। ये लाइन भी रख लेना तो उनको अच्छा लगेगा। क्या सर?
अपने शो में आप सबका मजाक उड़ाते हैं, वो सलमान खान हो या रणबीर कपूर हो, सिद्धू पाजी सामने होते हैं, दर्शक होते हैं, सबका मजाक बनता है। कभी सर मैं अपना भी बनाता हूँ, अपना भी बनाते हैं, हाँ, अपना भी बनाते हैं हैं, लेकिन हमने कभी आपके शो पे पॉलिटिकल सटायर नहीं देखा। आप पॉलिटिशियंस का कोई मजाक नहीं उड़ाते, कोई कमेंट नहीं करते, तो आप पॉलिटिशियंस से डरते हैं क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आपने बड़े बार देखा होगा बीच बीच में गैग में जहां हमें लगता है, पर मुझे जबरदस्ती नहीं लाना है कि मैं स्टायर मारूं, मैं बड़ा देश को सुधारने निकला हूं, मुझे वैसा भी कुछ नहीं करना है। मैं करता हूं अपने जो मेरे दिल में आता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो मैं पर्सनली किसी को जानता हूं, ना मैंने कभी कुछ ऐसी चीजें देखी हैं। अब न्यूज में ही हम लोग सुनते हैं कि उसने ये कर दिया, वो कहता मैंने नहीं किया, उसने किया है। सो मैं किसकी सुनूं, तो मैं क्यों किसी को बोलूं? तो इसलिए मैं करता बिल्कुल ऐसे सारे सवालों से बच के निकल रहे हैं जहां पे जरा सा भी नेताओं की बात आ रही है। ये भी आर्ट होता है। देखिए आप इतने सब धुरंधर पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे आप, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट हैं आप हर जवाब। चलिए अच्छी बात है सर, आप ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। पर कपिल, ये इस पे अगर और इसको अगर सीरियसली देखें तो क्या जो हमारे चैनल्स हैं जी, क्योंकि चैनल को भी दिखाना पड़ता है जी, उसमें किसी पॉलिटिशियन को कोहनी लग जाए और अलग अलग सरकारें हैं देश में, तो क्या उनकी तरफ से भी कुछ होता है कि यार छोड़ दो पॉलिटिशियंस को, क्यों जाना? सर ऐसा बहुत होता है जी, इसी चैनल पे बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे हम लोग एक्चुअली बड़ा होता है, हम लोग कभी कभी फ्लो में बोल जाते हैं बड़ी सारी चीज़ें, पर वो कट भी जाती हैं बिकॉज जी इसी चैनल है। जैसे आपको न्यूज़ चैनल्स पे आपको बहुत फ्रीडम है कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर बात कर सकते हैं, किसी को बिठा सकते हैं। जीसी चैनल पे ऐसी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो होता है सर, वहाँ पे एडिट तो होता है जी। एक बात जो आप जब भी याद करते हैं अपने पिताजी की, तो आप बहुत गंभीर होते हैं। बहुत 16 साल के थे जब आपको जब वो गए। आज जब आप इतने सफल हो गए हैं, आपको उनकी बहुत याद आती है? सर सच्ची में बहुत आती है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है अभी, और सिर्फ पिताजी मेरे साथ नहीं है। सो मुझे यही लगता है, क्योंकि दिल्ली में उनका देहांत हुआ था यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में, मुझे यही लगता है कि यार कि बुरे वक्त में उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, और बड़े जिंदा दिल इंसान थे वो, आर्टिस्ट आदमी थे। पुलिस में भले ही थे वो, लेकिन दिल उनका आर्टिस्ट वाला था। तो ये सब जो रिदम विदम प्ले करता हूँ मैं, या मैं गाना गाता हूँ, ये सब उनमें क्वालिटीज़ थी, तो उन्हीं से मुझ में ट्रांसफ़र हुई हैं। तो मैं मिस करता हूँ उनको कि यार आज मेरे फादर होते तो आज हम लोग जैसे अमेरिका गए, मेरे साथ 25-30 लोग और गए जो हम लोग शो करने गए, तो आज मेरे फादर होते, मैं उनको लेके जाता, वो भी दुनिया देखते। वो कभी बॉम्बे तक नहीं गए सर, वो कभी आज तक फ्लाइट में नहीं बैठ के देखा उन्होंने, ऐसे ही चले गए दुनिया से। सो मैं मिस करता हूँ उनको सर बहुत। सो पर ठीक है, यही लाइफ है, एक आए हैं तो जाना भी है किसी ना किसी दिन। सो ठीक है। पर आपकी अम्मा हैं अभी, और ये बताते हैं कि जो आप उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपसे 20 ही है, 19 नहीं है। जी सर, उनका बहुत मज़ेदार है। मैं बहुत हंसता हूँ उनको, कभी कभी ऐसी बातें कर जाती हैं। मैं उनको बड़ी बार बोलता हूँ, मैं कहा मम्मी आप ना, अभी मैं फेमस हो गया हूँ, तो अभी आप, अब तो खैर ये आज से मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब लाफ्टर चैलेंज विन करके गया था। तो अब तो खैर वो जाती नहीं है कभी सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, तो सब लड़के वगैरह लेके आते हैं। तो वो हमेशा ना कभी फ्रूट लेना या सब्जी लेनी तो बार्गेनिंग करती थी। एक बार फ्रूट वाले मैं चला गया, मैं कहा मम्मी आपको सेब खाने के लिए मैंने रोज़ कहा था, खाया करो, आपके लिए अच्छा है। तो उन दिनों में सर सेब हो गए थे कोई 160-180 रुपये किलो, तो उसने खाना बंद कर दिया। तो मैं अमृतसर गया, तो मैंने देखा, किचन में जाके देखा कुछ सेब वेब थे नहीं। मैं कहा मम्मी तुम ऐसे बोल रही झूठ, कहती नहीं बेटे आ ही नहीं रहे सेब। मैं कहा आ तो रहे हैं, थोड़े महंगे हैं, पर तुम जाके लेके क्यों नहीं आई? मैं बिठाया गाड़ी में, मम्मी को ले गया मैं। तो मैंने कहा मैं 10 किलो सेब ले रहा हूँ। नहीं 10 किलो खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाते हैं। मैं चलो 5 किलो ले लो, रोज़ खाने, ठीक है। अब मम्मी का दिल करे कि मैं 5 रुपये कम करवाऊँ, तो मैं करने ना दूँ, तो मैं मम्मी को घूर रहा हूँ, मम्मी नहीं कम करने, क्या 10 रुपये ज़्यादा लेगा, 1 किलो 50 रुपये ज़्यादा ले लेके क्या हो जाएगा? ऐसे अच्छा नहीं लगता, 4 लोग पहचानते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो इतने में सर फ्रूट वाली दुकान थी, वो सड़कों के किनारे लगे रहते हैं अमृतसर। एक मोटा सा चूहा निकला, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अब नहीं रहा जाता ना, आदत है। मैं कहा यार तेरे चूहे बड़े मोटे मोटे हैं, फ्रूट खाते होंगे पक्का। तो मेरी मम्मी कहती हाँ, जो 5 रुपये कम नहीं करता है चूहों को खाने देता होगा। तो उसमें वो इनोसेंस है गाँव की, तो वो हाँ बिल्कुल, मैं बहुत हंसता हूँ उनकी बातें सुन के। जी, अभी चूंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं जी, और आप पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो भी करते हैं। नहीं, किसने कहा आपसे? मैं नहीं फॉलो करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बिहार का जो एक गाना है, जो बिहारी गाना है, वो आप बहुत अच्छा गाते हैं। बिहारी गाना? हाँ, ये बिहार के चुनाव के लिए कपिल का स्पेशल है, ABP न्यूज़ पर। बिहारी गाना कौन सा? हमारे साथ कपिल हैं इस समय, कपिल शर्मा, कॉमेडी किंग, और बिहार में चुनाव हैं, तो बिहार के सभी नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए कपिल की तरफ से ये स्पेशल संदेश जरूर सुनिए। अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो उनके लिए है ये गाना, क्योंकि मेल्स के लिए तो है नहीं। अरे यारा हिले छपरा हिले, बलिया हिले ला तोरी, लचके जब कमरिया। सर क्या करवा रहे हैं आप मेरे से? बिहार में चुनाव हो रहे तो उनके लिए गाना। अच्छा, झारखंड में पानी नहीं आ रहा है तो मैं पानी ला के दूंगा। वाह सर, आज तो फंस गए बुरे बुरे तरीके से।
पूरा करने छोड़ दें यहाँ पर। हाँ जी, यहीं पे छोड़ देते हैं सर। कपिल, जब किसी को भी सक्सेस मिलता है तो वो सर कभी ना कभी तो ज़रूर चढ़ता है। आपको बहुत क्रेजी सक्सेस मिला है, टेलीविज़न पे कोई इतना बड़ा स्टार नहीं बना जितने आप बन गए, पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर आपका नाम लेते हैं। तो कोई ऐसा इंसिडेंस था जब आपको रियलाइज़ हुआ यार बहुत सर पे चढ़ रहा है, थोड़ा नॉर्मल होने की ज़रूरत है, या माँ ने चपेड़ मारी कि तू बहुत ऊपर उड़ रहा है, या ऐसा कुछ हुआ था? मैम ये सीधी सी बात है, अगर मैं चढ़ा भी होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, है ना, ये तो कोई दूसरा ही बता सकता है। पर हाँ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। मैं तो ऊपर वाले का शुक्र करता नहीं थकता हूँ कि ये सब देखने को मिल रहा है, इतना लोगों का प्यार मिला है। तो सर्वर चढ़ता है किन्हीं का नहीं चढ़ता, मैं ऐसे लोगों से दूरी रहता हूँ ताकि उनका साया भी ना पड़े। कोई ऐसी चीज़ हुई जो आपको लगा कि यार ये मुझे मिल गई, मतलब आपने देखी थी, आप चाहते थे और सडनली आपने अचीव कर ली? बहुत बार ऐसा फील होता है, आज भी मुझे कभी कभी फील होता है। जब मैंने धर्मपा जी के साथ पहली बार शूट किया, मैं एक्चुअली फ्लाइट में पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो तू बड़ा अच्छी कॉमेडी करता है। तो मुझे लगा कि अच्छा धर्मपा जी मुझे जानते हैं। फिर जब पहली बार बच्चन साहब के साथ शूट किया तो उनको मिला, उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया, मुझे लगा अच्छा मुझे जानते हैं। फिर अभी हाल ही में मैं राष्ट्रपति भवन गया, मैंने उनको इतना करीब से देखा, अच्छा सडनली मुझे लगने लगा कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। मैंने बड़े ध्यान से पूरा इंग्लिश में स्पीच सुनी उनकी, तो मैं बड़ा प्राउड फील करने लगा। तो राष्ट्रपति भवन में बैठना बड़ा एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उस समय फील होता है कि हाँ कुछ अचीव किया है, शायद इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, उस समय लगता है। पर ये नहीं है कि अच्छा लोग जानते हैं तो मैं लाइन तोड़ के आगे निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि पब्लिक नहीं बनाया तो आप ऐसा करोगे तो जल्दी से गिरा भी देते हैं वो लोग। सर ये बताइए कि ये कपिल, ये बताइए ये जो इमेज आपकी बनी है लाफ्टर चैलेंज देख देख के, लोग एक तरीके से समझते हैं आपको, फिर जब हम रिसर्च करते हैं और आपके लगातार पढ़ते हैं आपने जो कहा और जो उसको सुनते हैं, तो हमें लगता है कि भाई आप कह रहे हैं कि मैं बहुत आसानी से रो पड़ता हूँ जी। तो आपकी जो इमेज है वो वैसी नहीं है। आपकी जो पब्लिक इमेज है उसमें आप एक बिल्कुल हरफन मौला हंसते गाते, इसको कभी कोई ये तो रोता ही नहीं होगा जी, उदास भी नहीं होता होगा कभी। ऐसी पिछली बार आपको कब रोना आया? सर आ जाता है, कोई ऐसा बता के नहीं आता, पर कभी भी ऐसे हो जाता है आदमी इमोशनल। मुझे लगता है हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है। सो होता है कभी कभी। जैसे हम लोग जब दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा था अपने, जब मेरे फादर यहाँ पे एडमिट थे तो मुझे पहले भी मैं सफदरजंग आए उनको लेकर, तो यहाँ पे 20-25 दिन रहे। उसके बाद उनको प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो गया था तो हम वापस चले गए। उसके बाद भी जब मैं आया तो मुझे लगा कि अच्छा फिर ठीक हो जाएगा, इसके बाद पापा को अमृतसर छोड़ के बड़े भाई के पास फिर मैं निकल जाऊँगा बॉम्बे, फिर कुछ करेंगे। पर वो मोमेंट ही अलग था। हम लोग वापस जा रहे हैं उनकी डेड बॉडी लेकर, बड़े सारे ऐसे मुद्दे। सर मैं ये शेयर नहीं करना चाहता हूँ चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि लोग मेरे को सिंपैथी दें कि अरे कपिल बड़ा इमोशनल है। ठीक है सर, यहाँ पे दुनिया में किसी के इमोशन की कदर नहीं होती। आप 4 लोगों को सिंपैथी ले लोगे मौके पे, पर मुझे नहीं लगता कि सिंपैथी काम आती है। आप अपने काम से आगे आओ और वही सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं ठीक है, लोग पूछ लेते हैं तो मैं बता लेता हूँ, पर इतना भी इमोशनल नहीं हूँ कि हर जगह रोता फिरता हूँ। बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं, सोच समझ के काम करता हूँ, पर हो जाता हूँ सर इमोशनल कभी कभी। वो है, एक आर्टिस्ट होता है। मैं कभी रात को बैठता हूँ, गाने सुनता हूँ, कुछ तो थोड़ा म्यूजिकल माइंडेड हूँ तो गाने सुनता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। कभी कोई ऐसी चीज़ सुन लेता हूँ गाना कि जो रिलेट होती है अपने माँ बाप से, तो मैं कभी कभी फ्यूचर में सोच के भी सोचता हूँ कि यार कल को ये, आज मेरी माँ को मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सेवा करूँ, उसको अपने पास रखूँ। पर प्रॉब्लम ये होती कि मैं जितना कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं उसकी सेवा करूँ, अपने हाथों से उसको खिलाऊँ, वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं क्योंकि अब बिजी हो गया है शेड्यूल। पर मुझे ये खुशी है कि वो मेरी माँ खुश है मुझे देख के, सो खुश रहता हूँ। बाकी ठीक है सर। कभी कभी ये भाव आता है कि मैं बहुत ही एक, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, रैट रेस में लग गया हूँ। एक भागा दौड़ी वाली जिंदगी कुछ जरा ज्यादा होगी थोड़ा सर। ये इंडस्ट्री ऐसी है और शहर ऐसा है बॉम्बे कि आप सोते हो सुबह तो सुबह 6 बजे ना स्कूटर के हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं। आम आदमी खड़ा होता है, निकलता है, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन उन शहरों में, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, भाग दौड़ मची हुई है। आप सिग्नल पे चले जाओ, आदमी खड़े हैं स्कूटर पे, एक्सप्रेशन ही कोई नहीं चेहरे पे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है। सो मैंने इन लोगों को बड़ा ऑब्जर्व किया है और मैं अपनी एज देखता हूँ कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। मैंने सब बुरे वक्त भी देखे सर, और अभी आज भगवान की दया से अच्छा वक्त भी है, अच्छी अच्छी जगह पे घूमता हूँ, अच्छे पूरा वर्ल्ड मैंने एक्सप्लोर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो मैं ये सोचता हूँ कि नहीं यार, कुछ नहीं रखा है भागा दौड़ी में। और अगर मैं आज चंद सालों में ये बोल रहा हूँ कि मैंने बड़ा कुछ देख लिया है, तो ये जो लोग बड़े स्टार्स हैं या जितने सुपरस्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, इन्होंने भी सब कुछ देखा हुआ है। थोड़ा ठहर जाओ। सो भागदौड़ है लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ता है। वो मुझे भी लगता है कभी कभी कि यार अच्छा उठ के शूट करना है ये वो, पर फिर मैं होता हूँ कि ये रिलैक्स होकर काम करो, क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। पर ये भाव कभी आता है क्योंकि
आप ऐसा एक काम करते हैं आता है जो सर, कभी थोड़ी देर के लिए आता है, पर अपने ही मन में आता है, फिर अपना ही मन है जो समझा लेता है कि नहीं नहीं कुछ भाग दौड़ नहीं करनी है, भगवान का दिया बहुत कुछ है। 1200 रुपये लेके बॉम्बे में आए थे, आज अपना घर है, ऑफिस है, सब कुछ है, तो इतना नहीं टेंशन लेनी। सो फिर मैं ठहर जाता हूँ। पर ये कभी एक ऐसा भाई भाव आता है कि इतने टेंशन में लोग रहते हैं, इतनी परेशानियां हैं, पर वो जब मेरे शो के लिए 1 घंटे आते हैं जी, कम से कम उस समय वो टेंशन से दूर एक हंसते हैं, गाते हैं और आपस में पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखती है। ये भाव कभी आपको आया कि सर बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ से, क्योंकि पैसा शोहरत आप कोई भी आदमी कमा लेता है। आज मेरे ख्याल से मैंने सड़क पे गोली चला दी होती ना, तो आप ज़्यादा खबर चलाते। मेरी ध्यान से देखिए कपिल शर्मा ने ये किया है, तो आप हम लोग आज बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे काम की वजह से प्रशंसा मिली है, लोगों का प्यार मिला है। मैं सर सियाटल में गया था, आज से अभी कॉमेडी नाइट्स लॉन्च भी नहीं हुआ था तभी, तो सियाटल में बड़ी ठंड पड़ती है यूएस में, वहाँ पे मेरा शो खत्म हुआ। तब छोटे लेवल पे जितने भी लोग पहचानते थे, छोटे ऑडिटोरियम में शो था, हम लोग 5-6 लोग गए थे। एक बूढ़ी औरत थी, कोई होगी 70-75 के आसपास, शी वॉज फ्रॉम होशियारपुर, उनका बेटा डेंटिस्ट है होशियारपुर अमेरिका में। सर वो पूछ रहे हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है, तो मैंने कहा हाँ जी भेज दीजिए। तो वो लेडी आई, उन्होंने इतना सारा साग बनाया, इतनी सारी रोटियां बना के लेके आई। अच्छा वो तो रोज़ टीवी पे देखती थी, तो इसलिए वो उनके लिए फैमिलियर है। तो मैं तो नहीं जानता, मैं पहली बार मिला हूँ। कहती बेटा मुझे पता है तू सियाटल आया है यहाँ पे, तो मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हूँ, तो ये खाना यहाँ पे ना इंडियन बहुत कम मिलता है, जो इंडियन रहते हैं अपने घरों पे बनाते हैं, लेकिन तुझे बाहर नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि यार पैसा तो कोई भी कमा लेता है, शोहरत भी बहुत लोगों को मिल जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेरे लिए साग लेके आई हैं, ये कहती मुझे मेरे गाँव की याद आ गई, तूने मेरे गाँव की बातें की। सो वो जो प्यार है ना लोगों का सर, वो बड़ी एनर्जी देता है। सो फिर मैं उठता हूँ सुबह, कई बार होता है ऐसा, अभी पिछले दिनों स्लिप डिस्क हो गया था मुझे फिल्म के दौरान ही, तो बीच में 2 हफ्ते मैं शो नहीं कर पाया अपना, बड़ी खबरें आई कि बंद हो रहा है। हाँ, कि आप छोड़ के चले गए? हाँ, छोड़ के कहीं नहीं चला गया था, वहीं था। जब शूट हो रहा था मैं कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था। पर अब ये चीज़ें मीडिया में नहीं निकलती है, तो मैं कैसे समझाऊँ उनको, पर अब मैं इग्नोर कर देता हूँ ऐसी खबरों को। सो मैं उस समय बाकायदा बैठा हुआ था अपना कंट्रोल रूम में, जब शूट हो रहा था, तो मैं बाकायदा देख रहा था कि अच्छा हो रहा है सबके, नहीं। पर वही था 2 हफ्ते, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट कंप्लीटली बोला था, मेरी ये सो जाती थी टांग स्लिप डिस्क की वजह से। पर फिर वो एनर्जी मिलती जब लोग बोलते हैं, फिर जब ट्विटर पे मैसेजेस आने लगे कि वी आर मिसिंग यू, ये वो, फिर पेन किलर लिया और फिर शुरू सर। और मेरी स्टेज टचवुड इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, कभी आप आइएगा, आपको कोई मौका मिले आने का मुंबई, आप आइए तो आपको वो एम्बियंस देखिएगा, आप एनर्जी देखिएगा लोगों की। लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे, लगातार 6-6 घंटे रोल होता है, तो अपना बाथरूम रोक के बैठे रहते हैं, ऐसे करके उठ के नहीं जाते हैं। तो वो जो प्यार है ना लोगों का, बड़ी एनर्जी देता है सर। पर जब बीच में आप गायब हुए तो ये भी हुआ कि आपकी शादी हो गई है? हाँ, मैंने भी खबर सुनी, बीच में लोगों ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा और कपिल शादी कर रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा हो सकता है प्रियंका की तरफ से न्यूज़ आई हो। तो ऐसे अरमान जगा दिया आधे पौने घंटे के लिए। नहीं, पर शादी के बारे में आपकी क्या राय है? आप शादी करेंगे? नहीं सर, मैं बाकायदा शादी करूंगा। अच्छा। पर अभी क्या है ना कि सर, मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ ये बात कि जब भी किसी लड़की से प्यार हुआ ना, तो भाग जाती नहीं सब, कि काम नहीं करता, नहीं क्या है संभालेगा हमें, हमारे तो मेकअप का खर्चा नहीं उठाएगा। पर अब ये है कि अब मुझे लगता है कि पहले काम पे फोकस करना चाहिए। तो अगर काम पे फोकस करते हैं तो वो भी ज़्यादा खुश रहेंगी। मैंने देखा बीवी को खुश रखो, आप उसको शॉपिंग में डाल दो, उसको वहाँ पे भेज दो, वो ज़्यादा खुश रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि काम में फोकस के चक्कर में उम्र चली जाए, लड़कियाँ चली जाएं? नहीं सर, शादी की उम्र मुझे नहीं लगता कोई उम्र होती है। आप 50 साल के भी होते हो तो चलो पोते पोतियाँ वाले भी हो जाते हो, भले ही बच्चों के सामने नहीं, लेकिन बंद कमरे में आप अगर अपनी बीवी के साथ बैठते हैं, कोई ना कोई ऐसी हरकत तो करते ही होंगे। आपकी अम्मा देख रही हैं ये शो और सुन रहे हैं कि कपिल कह रहा 50 साल तक भी मेरे को छोड़ दो। नहीं, हाँ 50 साल तक तो नहीं सर, इतना भी नहीं, पर हाँ बाकी ये बड़ी सारी चीज़ें जो है ये कुदरत के हाथ में हो जाएंगी तो अच्छी बात है। सर मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मुझे खुश रहना चाहिए। वैसे आपके फ़ोन में कोई है जो बार बार फ़ोन जहाँ से आता है, जहाँ तो बड़े आते हैं सर, कोई 1 नंबर कोई है या 2 नंबर कोई है ऐसे? नहीं, इतने कोई ऐसे नंबर नहीं है कि जो खास हो, पर ठीक है सर, सबसे प्यार करते हैं हम लोग। मेरी फिल्म में भी 3 हीरोइन है, एक इम्पोर्टेड गर्लफ्रेंड भी है। तो 1 या 2 कोई ऐसा है नहीं? नहीं सर, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, थोड़ा है कमीनापन है थोड़ा अंदर। प्रदीप जी। जी, तभी आपकी फिल्म का नाम किस किस को प्यार करूँ है? जी सर, मैं लेकिन उसमें सब कुछ कर रहा हूँ। अगर भगवान दे रहा है तो, भगवान अगर आपको दे तो आप नहीं करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे, लेकिन करेंगे ना, आप जैसे किस्मत वाले नहीं है। खैर कपिल, मेरा सवाल यह है आपसे जी सर कि आपका सपना था सिंगर बनना जी, और आप बन गए ग्रेट परफॉर्मर, ग्रेट कॉमेडियन जी। लेकिन अब ये यकायक हीरो बनने का सपना कहाँ से आ गया?
क्या ये सपना उन 2 सफ़ेद सूट वाले भाइयों ने आपको दिखाया, रंगीन सपना? सर नहीं, एक्चुअली मैंने बताया ना कि एक चीज़ पे हमेशा मैं फोकस करता हूँ। जब लाफ्टर चैलेंज करता था उस समय, फिर कॉमेडी सर्कस, फिर कॉमेडी नाइट्स पे आया। पर ये होता है कि जब आप काम करते जाते हैं अपने आप रास्ते बनते जाते हैं। जब कॉमेडी नाइट्स इतना पॉपुलर हुआ, सो मैंने भी अपना थोड़ा ध्यान रखना शुरू किया, थोड़ा खाना पीना, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा अच्छा कपड़ा खाओ पहनो, प्रेजेंटेशन पे वर्क किया। तो जब अब्बास मस्तान सर ने ये उनके पास कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ था और वो किसी नए लड़के के साथ करना चाहते थे जो इस कैरेक्टर को भी जस्टिफाई करे और सूटेबल भी हो बिल्कुल। सो उन्होंने मेरा शो देखा और उनको पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। सो और वो जिस राइटर ने फिल्म लिखी थी वो मेरी ही टीम में है ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि हम कपिल को सोच रहे हैं इस शो में, फिल्म में कास्ट करना। तो बोलता कपिल तो मेरे साथ ही है। तो कहते हैं ना कि डेस्टिनी सर होती है, कहीं ना कहीं तो प्लान करती है आपके लिए। तो सपना मैंने देखा नहीं था, पर हाँ ये है कि जब कोई काम करना है फिर उसको दिल से करना है। सो उस फिल्म में मैंने दिल से काम किया, मेहनत की है। बाकी रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा 25 तारीख को। लेकिन ये सफ़ेद सूट वाले भाई रंगीन सपने तो बहुत दिखा देते हैं जी, लेकिन इतिहास गवाह है, अगर आप देखें कि जब भी कोई कॉमेडियन जी हीरो बनने चला है जी, तो उसके साथ ये हुआ चला बुरारी हीरो बनने रह गया है। तो आपकी किसी भी कॉमेडी 1-2 अफवाह छोड़ दें, महमूद की फिल्म छोड़ दें, या बहुत पहले जाए तो भगवान दादा की अलबेला फिल्म छोड़ दें, या महमूद की कुंवारा बाप छोड़ दें, बाकी जिसने भी कभी हीरो बनने की कोशिश की या इवन फिल्म भी बनाई अपनी, तो उसको सफलता हाथ नहीं मिली। तो आपके साथ कॉमेडियन सब जुड़ा हुआ है। हालांकि आपकी बेमिसाल जो है, आपका जो स्टेटस है, आपने बहुत जल्दी थोड़े समय में जो सफलता पाई है वो अभी तक किसी को नहीं मिली इतनी बड़ी सफलता। लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ऐसा डर नहीं है कि मेरी दुआ कर रहे हैं इनके लिए कि नहीं, मैं तो बहुत दुआ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या इनके मन में इस तरह का डर नहीं है कि आपकी छवि जमाई इमेज है, इतना स्टेटस हो गया, तो कहीं आपके साथ भी ये ना हो जाए कि चला कपिल हीरो बनने? सर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कहें, जैसे आपने महमूद साहब का जिक्र किया, आप एक तो हीरो वर्ड मुझे पता नहीं किसने बनाया सर। हम लोग ये कहते हैं हीरो, मैं हीरो नहीं मानता अपने आप को, मैं एक्टर मानता हूँ। मैंने सीरियस काम भी किया है जो किसी ने देखा नहीं अभी तक। अभी इस फिल्म में देखेंगे आप, 1-2 जगह है जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा ये कपिल ही है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। पर हम लोग कभी कभी मानते हैं कि ये तो होता ही नहीं है जी, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। ये कब से हो गया कि ये चीज़ होती आई है, तो आगे भी ऐसे ही होती होगी। आप बदलिए ना, हर कोई बंदा ऐसे बदलता है। आप हमेशा से लोग कहते थे कि यार हमेशा जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं उन्हीं के बच्चे आगे पॉलिटिक्स में आते हैं आगे। ऐसे लोग भी हैं, अभी आपके सामने उदाहरण है, एक प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिनका कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं थी, उन्होंने चेंज किया। सो मुझे लगता है कि इंसान के अपने अंदर होता है। हीरो नहीं हूं मैं हीरो वर्ड ही मुझे नहीं समझ में आता एक्चुअली क्यों बोलते हैं हीरो। हीरो हमारे आर्मी वाले हैं जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, बॉर्डर पे जान देते हैं। मैं एक्टर हूं एक, और मुझे अपना काम आता है। जब मुझे सर, मजदूर आदमी कभी भूखा नहीं मरता, जिसको हाथ का कारीगर है जो। सो मुझे जो मेरा काम आता है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। और फिल्म में भी मैं कुछ ऐसा हटके नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कोई बड़ा कभी मैं कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के आ रहा हूँ, गोलियां चला रहा हूँ और गब्बर को मार रहा हूँ। मैंने वही किया जिसमें लोग मुझे पसंद करते हैं। मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। पर आपने जो कहा कि वो आगे चल के एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। मन में डर होता है ना थोड़ा कि स्टेटस बना हुआ है, मन में डर आपके नहीं सर, मैंने जो 1000-1200 रुपए लेके बॉम्बे आया था और रहने का ठिकाना नहीं था, वो टाइम पे नहीं हम लोग डरे थे। तो आज तो भगवान का दिया सब कुछ है। तो तब आपकी इमेज ऐसी नहीं थी ना, अब तो आपका जो इमेज है एक बहुत बड़ी इमेज बन चुकी है, इतने पॉपुलर बन चुके हैं आप जी। तो उसके बाद डर लगता है। जब जमीन पे बैठा होता है आदमी तब उसको डर नहीं लगता, लेकिन जब शिखर पे पहुंच जाता है तब बड़ा डर लगता है कि धड़ाम से नीचे ना गिर जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता गलत काम से। मुझे नहीं लगता। अगर मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ गलत काम करूंगा और पब्लिक मुझे गिरा देगी तो उनका हक बनता है, मैं गिरना पसंद करूंगा सर। मुझे नहीं चाहिए कि मैं जबरदस्ती घुसूं किसी में। मैंने जो अब तक किया है अपने मेहनत से, अपने टैलेंट से किया है। अगर लोग मेरे काम को पसंद करते रहेंगे, मैं करता रहूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूं, मैं अपने आप ही बाय बाय कर दूंगा सर। मैं इनसिक्योर तो हूं ही नहीं कभी लाइफ में ना, ये जो वो मुझे डर नहीं लगता। मुझे जो आपका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है जी, वो लाला रोशन लाल है जी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। लगता तो नहीं, आपके कान में बोल रहे हो। नहीं सच में मुझे लगता है, चारों तरफ से लगता है। वो एक्चुअली सर ऐसे ही छोटी छोटी चीजें मैंने जैसे कहा कि ऑब्जर्व करता था अमृतसर में भी, तो वहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि संडे को ना मतलब घर पे नाश्ता नहीं करना, तो गाड़ी पे चले गए, वहाँ पे छोटी छोटी रेडियाँ होती हैं, तो बड़ा मज़ेदार खाना होता है। अब देखो, मैं कभी 5 स्टार होटल में हम लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका क्लीन होता है, खाना हाइजीनिक होता है, सब कुछ थोड़ा सा। पर ये जो रेडी में मज़ा आता है ना, आप कहते हैं ना कि पानी पूरी खाने का मज़ा 5 स्टार में नहीं, रेडी वाले से मज़ा आता है। पर अब लोग कई भी यही बोल देते हैं, लेकिन यार वो ना उंगलियां डाल के ऐसे पानी में देते हैं। मैंने कहा जो असली खट्टे का मज़ा है वो उंगलियों का ही तो होता है। बाकी रेसिपी तो उनकी भी सेम ही होती है। सो वैसे कैरेक्टर मैंने देखा है कि कोई पूरियाँ वूरियाँ खाते हैं जो संडे को अपनी गाड़ी के ऊपर रख के प्लेट में, तो वो लाला रोशनलाल का भी ऐसा किया था। अभी मुझे उनका कुछ याद नहीं ऐसा, पर ये 8-9 साल पहले की बात है सर। अभी तो नहीं करता हूँ मैं वो, और अभी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई भी एक ऐसा, कई लोग होते हैं ना कि जो किसी की बात सुनते हैं तो
फालतू में अटेंशन लेने के लिए किसी आदमी ने बोल दिया कि यार एक फलाने लड़के का MMS बन गया ऐसे, तो बड़ा मशहूर हो गया वो, तब इस आदमी को पता भी नहीं MMS होता क्या है। तो खालू फेंकने की आदत है और अटेंशन लेने की आदत है। अच्छा आपसे किसने कहा? भोला सा आदमी बेचारा कहता अरे वो टीवी में आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, वो MMS बना हुआ। अच्छा वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरी अपनी बेटी का बना हुआ है। कहते क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ मेरी अपनी बेटी का, ये तो कुछ नहीं, जो मेरी वाइफ है उनके 3-4 बने हुए हैं। तो मैं तो कहता भगवान सबको आपकी बहू बेटी का भी बने हो, थप्पड़ मारा खींच के, भैया क्या बात कर रहे हैं आप? कहते नहीं इसमें कुछ गलत बात नहीं है, आपकी बहू बेटी अपने पैरों पे स्टैंड हो रही है, होने दे। तो बंदे को पता ही नहीं है उस बात का। तो वैसा एक्चुअली वो कैरेक्टर था। ये बड़े पुरानी बातें हैं सर, ये 7-8 साल पहले मैं ये करता था। तो ऐसे ही लोगों में से ही ढूंढ के जी, तो ऐसे ही टीवी पे करते रहते हैं जी। आकांक्षा जी, अभी जैसे कॉमेडी आपका शो चला, काफ़ी अच्छा चल रहा है, आप फिल्म में भी आ गए, तो दो तरह से मतलब एक आपको वहाँ भी फोकस करना है, यहाँ भी फोकस करना है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं, बहुत नयापन, क्योंकि अब हमारे हाथ में मोबाइल है, हर दिन कुछ नया है। तो कभी आपको टाइप्ड हो जाने का खतरा नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि आप टाइप्ड हो जाएंगे? कुछ नया एक्सपेरिमेंटिव आप सोच रहे हैं कि मुझे अगला क्या करना है? मुझे लगता है मैम समय के साथ चलना चाहिए। अगर हम ये कर ले कि नहीं हम तो ये करते आ रहे हैं सालों से, नहीं ऐसा भी नहीं है। नई जनरेशन जो आ रही है, मुझे भी पता आज से 10 साल बाद कोई उठेगा जो शायद बिल्कुल ही नई बात करेगा। सो मैं कभी उससे जेलस नहीं फील करूंगा। मैं सोचूंगा कि यार इसने ऐसा क्या किया है, मैं भी उसको। अब जैसे आप देखिए, जैसे मैंने मोदी साहब का जिक्र किया कि वो जनरेशन को साथ लेके चलते हैं, यंग जनरेशन को साथ लेके चलते हैं, ट्विटर पे वो अपडेट रहते हैं और फेसबुक पे अपडेट रहते हैं। पता है ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ें ज़रूरी हैं आज की डेट में। अगर आपको कुछ बड़े लेवल पे करना है, कुछ ग्लोबल लेवल पे करना है, सो अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी है। सो वो मैं हमेशा ही कोशिश करूँगा कि जैसे मैं एक बार फ्लाइट में आ रहे थे तो मुझे कोई जर्नलिस्ट थे, वो मिले, कहते आपको नहीं लगता है कि कॉमेडी करते करते टॉपिक खत्म हो गए हैं? तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, कॉमेडी हमेशा से रही है, बड़े सालों से, और हमेशा ही रहेगी, क्योंकि हर कोई हंसना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। सो बड़े सालों से चलती आ रही है, आगे भी। बात यह है कि आप उसकी पैकेजिंग कैसे करते हैं, आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। सो उसके 1-1.5 साल बाद ही मैंने कॉमेडी नाइट्स जो है वो शो का कॉन्सेप्ट सोचा और वो किया। सो वो आपके सामने रिजल्ट की बहुत पसंद किया गया, और मुझे लगता है कि अपडेट करना जरूरी है अपने आप को। अभी कुछ है नया आपके दिमाग में कि नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा एकदम से नहीं होता। मैं आपको आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं कलर्स चैनल पे मिलने गया उनको, उन्होंने मुझे झलक दिखला जाके शो को होस्ट करने के लिए बुलाया था। तो मुझे लगा कि मुझे यार एक शो उनके साथ कुछ शेयर करना चाहिए। मैंने कहा सर क्यों ना हम एक कॉमेडी शो करते हैं? कहते हैं हाँ आप लेके आइए कॉन्सेप्ट। मैंने कहा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। कहते आप सुनाइए। मैंने कहा मैं 3 दिन बाद मिलता हूँ आपसे। तो एक बड़ा मजेदार है, मैं पूरी फाइल लेके आता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। मैंने पेपर पे वो चीज़ें सोची जो मैं करता हूँ, कि अच्छा मैं होस्ट करता हूँ, अच्छा इन्होंने मुझे इसलिए झलक के लिए बुलाया। मेरा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहता है जब मैं लाइव शोज़ में जाता हूँ। मुझे गाने का शौक है, मुझे गैग्स करने का शौक है, मुझे स्टैंड अप आता है। मैं सारी चीज़ें पिरो के ले गया, उनको सुनाया। जब मैंने ये सेट बनाया, जब डिज़ाइन किया कि मैंने सेट उनको ऐसे बना कि मुझे ऐसा सेट चाहिए, बनाया। जो सेट डिज़ाइनर थे उन्होंने बाद में बनाया उसको। उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये क्या बनाया, ऐसा सेट कब होता है टीवी शोज़ में, क्या होता है? मैंने कहा आपने मेरे पे भरोसा किया तो मेरे को करने दीजिए। बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली पहले अपनी बात को रखना और उसको प्रूव करना। फिर जब हो जाती तो फिर सब, हमें तो पता ही था बच्चे में बड़ा टैलेंट है, फिर ये सब बातें भी होती हैं। मुझे सुनील दत्त साहब की बात एक याद है, हमारी यूनिवर्सिटी में आए वो, तो हम नेशनल विनर थे हम लोग यूथ फेस्टिवल में। तो हमें सब वो तो यूनिवर्सिटी कलर देते ब्लेजर, तो वो पहने हम लोग बैठे हुए वहाँ पे। तो उन्होंने भाषण दिया, कहते जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया हमें कोई कमरा नहीं देता था किराए पे कि ये तो फिल्म वाले लोग हैं, ये ऐसा है। और उनके पिताजी नहीं थे, तो कहते मेरी माँ को लोग बोलते थे कि एक तो बेचारी का पति नहीं है, ऊपर से एक बेटा निकला वो भी एक्टर। तो कहते ये होता था। फिर जब मैं फिल्मों में सक्सेस हुआ, मैंने अपने गांव को जाने वाली सड़क पक्की करवा दी, तो फिर सारा गांव आता था। हमें तो पहले ही पता था हमारा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। तो सर दुनिया बदलती है आपके हिसाब से, सो उनकी मत सोचो, अपना काम करो। मुझे परवाह नहीं होती, अभी अपना काम करो, ईमानदारी के साथ करो बस। कभी जैसे जब शो करते हैं, जैसे हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो हमें मालूम है कि हमारे गेस्ट होंगे और एक बेसिक सवाल होंगे जो हमें पूछने हैं। हमें ये भी मालूम रहता है कि गेस्ट ये कहेगा तो हम उसका ये सवाल देंगे और उससे आगे ये सवाल पूछेंगे, तो देखते हैं नया कुछ निकलेगा। कोई इतना डर नहीं रहता कि शो फेलियर हो जाएगा। पर आपकी जो चीज़ है वो वैसी नहीं है। आपको हर बार क्रिएटिव होना है जी। कभी डर ये रहता है कि यार नहीं चला ये, या चल गया ये, या आप हर चीज ट्राई करते रहते हैं? कैसे वो प्रोसेस कैसे होता है? सर मैं होता कि एक जब मैं किसी से कोई क्वेश्चन करता हूँ, स्पेशली इंटरव्यू सेक्शन में, गैग्स तो हमारे प्लान्ड होते हैं, हम लोग रिहर्स करते हैं। हालांकि उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन बहुत होती है, क्योंकि करते करते कभी कोई आर्टिस्ट भूल गया तो मुझे होता है कि यार कट ना हो, मैं कोई ऐसी बात बोल दूं कि ऑडियंस का लाफ्टर आ जाए, तो वो एक्टर भी जो है वो नर्वस ना हो, सामने वाला भी।
सो वो बाद में एडिट में भले ही वो ऐसी लाइन हटा दे बिकॉज वो उसके अलग कॉन्टेक्स्ट में आती है। तो ऐसा होता है, कभी कभी होता है मन में कि यार कोई ऐसे आर्टिस्ट आते हैं जिनके बारे में शायद जिन्होंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया या जिनकी कोई पहली फिल्म आ रही है। सो उस समय ऐसा होता है, उस समय फिर मैं फ्री हो जाता हूँ और अपने आर्टिस्ट को बोल देता हूँ कि फैल जाओ, 5-6 घंटे रोल करेंगे, 1 घंटे का तो अच्छा निकलेगा ही। सो उस समय हम लोग फैल जाते हैं सर। और हमेशा जब जब हमें ऐसा लगा है कि आज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हम लोग प्रिपेयर नहीं है, उस समय हमारा ज़्यादा अच्छा होता है। तो फैल जाइए आप लोग। ये आपको आपके दोस्त, मैं तो फैलता ही हूँ, मैं हमेशा ही जब भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा ऐसा ही माहौल रहे। पर ये जो आपके वो सब बैठे ना सिपा सलार, मुझे लगता है तो तीर लेके बैठे हुए सब मेरी तरफ। जी, ये 2 लोग थे, राजू श्रीवास्तव, 2 लोग हैं, राजू श्रीवास्तव और भगवंत मान जी। इधर से आए और छलांग मार के उस तरफ चले गए, पॉलिटिक्स की तरफ। अभी राजू भी चले गए हैं पॉलिटिक्स में। राजू भी चले गए हैं, राजू भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और काफी लड़ रहे हैं, काफी बात ही कर रहे हैं, काफी दिनों से उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या लगता है आपको एक वो रास्ता आपने कभी भी सोचा कि भाई हाँ ये भी एक लाइन हो सकती है पॉलिटिक्स वाली? सीरियसली पूछ रहा हूं। सर मैंने कभी नहीं सोचा एक्चुअली। मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आएगी सर। हो सकता है कि इसमें घुस जाऊं तो मैं समझ भी जाऊं, क्योंकि मेरी पिकअप अच्छी है, मैं एक डम्ब आदमी नहीं हूं, मुझे पता है। पर ये होता है कि यार मैंने जब भी देखा, जब कोई पॉलिटिक्स में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पे बातें होती हैं। और मैं क्योंकि सर इस इंडस्ट्री में हूं तो कई खबरें मेरे बारे में भी ऐसी आती है जो मुझे लगता है यार ये बात तो हुई नहीं थी, ये क्यों आ गई, वो पता नहीं कहाँ से आती घूम के। सो मुझे लगता है कि सर मैं एक्चुअली काबिल नहीं हूँ। जब कभी लगेगा मुझे अभी, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो फिल्म आ रही है ये भी कोई मैंने सोचा नहीं था। सो आपकी बात भी जायज़ हो सकता है कल को ऐसा हो भी जाए, पर फिलहाल मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है सर। इस फिल्म पे तो मुझे यही पूछना है कि आपने पूछा कि ये सफेदी पहनते हैं, सफेदी क्यों पहनते हैं, प्रॉब्लम क्या है इनको? और कोई रंग नहीं? मैं अब लेडीज मेरी बात से सहमत होगी, जब आप उठती हैं तो सुबह सुबह मैचिंग करती होंगी कि ये चप्पल जो है, अब आप देखिए आपके दुपट्टे से ये मैच कर रहा है, जो बीच में ये नग लगा हुआ है। सो उसके बाद ये थोड़ा शेड भी देखती हैं, आई लाइनर भी और मस्कारा, ये सब मैच करने में 3-4 घंटे तो इसी में निकल जाते हैं। वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, अगर वो ये सुबह उठ के देखेंगे हमने ये कपड़े पहनने के, ये पहने, ये इनकी तो आधी शिफ्ट निकल जाएगी सर, खर्चा बढ़ जाएगा शूटिंग का। तो सुबह उठते हैं, सामने सफेद कमीज टंगी है, पहनो और निकलो काम पे, टाइम बचता है सर, मुझे ये लगता है। बाकी जब वो कभी आपसे मिलेंगे आप उनसे पूछना जरूर, मुझे ये लगता है कि वो इसलिए सफेद पहनते हैं। ठीक, ये बताइए कि जो शो पे आपके गेस्ट आए हैं अब तक जितने भी, उनमें कौन से ऐसे गेस्ट रहे जिनसे आप बड़े कंफर्टेबल रहे, जिनको आपको लगा कि अरे यार ये गेस्ट मैं कैसे संभालूंगा, पर बहुत अच्छे संभले? क्योंकि हर किसी की एक पब्लिक इमेज है और एक जब सेट पर आते हैं या जब आपके साथ जब बातचीत करते हैं तो एक अलग इमेज होती है। जी सर एक्चुअली मैं सच बताऊं तो हमारे शो का एम्बियंस ऐसा है, वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि जब किसी आर्टिस्ट को माइक लग रहा होता है, जो आर्टिस्ट आए होते हैं, हम लोग पर्सनली इतनी मस्ती करते हैं, मैं और सिद्धू साहब वैसे शुरू हो जाते हैं शूटिंग से पहले ही, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग, बातें, तो वो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोग भी कि अच्छा यार ये तो बड़ा ही लाइटली माहौल है, तो वो भी ऐसे हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे विनोद खन्ना साहब आए थे, मैं कभी उनसे मिला नहीं था, पर जब मैं मिला उनसे तो उस दिन फिल्म सिटी की लाइट गायब थी, कुछ तो हो गया था, तो पसीने आ रहे थे। तो मैंने कहा सर अगर हम लोग 10 मिनट ब्रेक ले लें, हो सकता है लाइट आ जाए। तो कहते यार अगर ये लाइटें जितनी चल रही हैं इतनी आपको कंफर्टेबल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पसीना आ रहा है। तो मैंने कहा सर मतलब मैं उनसे फिर उनकी बातें सुनी, उन्होंने अपनी बातें मुझे बताई कि यार हम लोग जब शूट करते थे तो हमारे वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, हमारी एक ही शर्ट की हम लोग 4-4 कॉपी बना के रखते थे कि ये पसीना आ जाएगा तो ये पहन लेंगे। मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, फ़ोन आता था होटल की रिसेप्शन पे भाग के जाते थे। मैंने उनकी स्ट्रगल सुनी तो मुझे लगा यार हम लोगों ने तो किया ही कुछ नहीं अभी, तो इतनी मेहनत करके लोग आए, तो मुझे कंफर्टेबल हो जाते हैं सर। कभी वो हमारे हिसाब से हो जाते हैं, कभी मैं उनके हिसाब से हो जाता हूँ। सो हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा डिस्कम्फर्ट लगा हो। सो आपने कहा कि अफवाह तो उड़ी थी प्रियंका चोपड़ा की, लेकिन सेट पर और जो देखते हैं वो यही बताते हैं कि जब भी दीपिका पादुकोणे होते हैं आपके साथ, आपके सेट पर आपकी गेस्ट होती हैं दीपिका पादुकोणे, तो आपकी हंसी डबल हो जाती है। कुछ ऐसा आपको अंदर से कुछ आती है आवाज? सर आप हमेशा पॉलिटिशियन के साथ बातचीत करते हैं, आप दिल से बताइएगा, कभी आप दीपिका को देखते हैं, आप भले ही शादीशुदा हो जो भी है, अंदर से सर कहीं ना कहीं तो फीलिंग तो आती होगी कि शादीशुदा नहीं हूं मैं, तो फिर तो सर 100% आती होगी। सर ऐसे ही जब आप किसी को लाइक करते हैं, और सिर्फ दीपिका ही नहीं, सुष्मिता सेन मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जब वो मिस यूनिवर्स बन के आई थी तो मुझे लग रहा था कि वो जो रथ पे चढ़ के आ रही थी और ये कर रही, मुझे लगा था मेरी तरफ ही आ रही है सीधी। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनको बताया भी कि मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जब आप एक फिल्म में सलमान खान को बोल रही थी कि हाय मेरा बच्चा, ये वो, मुझे लग रहा था मुझे ही बोल रही है यार। सो कहीं ना कहीं सर एक्चुअली मुझे लगता है कि ये अभी आप बोले थे ना कि फिल्मों में आने का सोचा था या नहीं, मुझे लगता है ये कनेक्शन भगवान शायद देख रहा था कि ये बच्चा बड़ा तरस रहा है, इसको मिलवा दो।
सो मैं जिन जिन को एडमायर करता था, जिन जिन को मैं लाइक करता हूँ, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, तो वैकेंसी खाली है, सुष्मिता सर की वैकेंसी खाली है। सर आप देखिए, अब ये बात वहीं पे आ गई कि मेरे पे सब नजर रखते हैं कि मैं किनको लाइक करता हूँ, आपको अंदर की एक एक चीज पता है कि वैकेंसी खाली है। हमारा तो काम ही यही है, हम तो सब पे नजर रखते हैं। आप सर काम बीइंग ए जर्नलिस्ट आपका काम होगा, लेकिन बीइंग ए मर्द आपने जो नजर रखी है मैं उसकी दाद देता हूँ सर। तो बस सर ऐसे ही है। और भी कोई नाम ऐसा ना हो छूट जाए, क्योंकि 3 ही नाम आए अभी तक। सर प्रियंका तो अब उससे घर की बात ही है, क्योंकि प्रियंका पंजाबी है। तो प्रियंका जब आती है तो हम लोग कभी कभी पंजाबी में भी बात करते हैं। सो मैं सर एक्चुअली सच बताऊं तो मैं प्राउड फील करता हूं। मैं हमेशा उसको एक बात बोलता हूं प्रियंका को, मैंने कहा आपकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, आप एक जगह से उठी, बरेली शहर से, और आप मिस वर्ल्ड बनी, आज आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने टॉप पे हैं, और आज हॉलीवुड में भी आप एक उनका नया शो लॉन्च हो रहा है। सो मुझे प्राउड फील होता है अपने देश की लड़कियों पे कि यार ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। सो अगर हम लोगों ने कुछ अचीव किया तो बड़ी बात नहीं है, ये हमारी लड़कियां जो बड़ी छोटी सी जगह से, आर्मी बैकग्राउंड है उनकी, फिल्म में कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो मुझे हमेशा ही वो आदमी जो अपनी स्ट्रगल करके आ गया है, मैं उनको एडमायर करता हूँ। वो अलग बात है कि हम लोग बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या ये है, वो लोग इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ सर। मैं जेन्युइन आदमी हूँ, कोई इतना मैं ज़्यादा भी नहीं है कि उसको भी कर दूँ उसको भी, बट या आई लव सुष्मिता सेन। कपिल शर्मा इस समय हमारे शो पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल शर्मा, और आगे रैपिड फायर में उनसे पूछेंगे 5 सवाल। देखते हैं उन 5 सवालों में से वो कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। ये दौर है रैपिड फायर का, हम उनसे पूछेंगे 5 सवाल। ओके 5 सवाल में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उन ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। ओके और ये वो दौर है जिसमें आप कह सकते हैं मुझे इसका जवाब ही नहीं देना। ओके और अब तक जितने भी लोग आए हैं उसमें एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी थे जिन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया। अच्छा। और मैक्सिमम जवाब दिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने, उन्होंने 4 सवालों के जवाब दिए। ओके तो आप चूंकि लाफ्टर चैलेंज से हैं और चैंपियन हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जवाब देने के लिए कम से कम 5 जवाब देंगे। अच्छा। और अगर 5 में से आप 3 जवाब सही देते हैं, अगर 3 जवाब सही देते हैं तो ये एक गिफ्ट है। नहीं भी देता तब भी दे देना सर, इतनी दूर से। शुरू करें? जी सर। मेरा पहला सवाल है कि अगर, आसान सवाल है जी, कि भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे, कॉमेडी या सिंगिंग? कॉमेडी। सिंगिंग साथ साथ होती रहती है। जैसे फिल्म में मेरे को अब्बास मस्तान सर ने गाना गवाई लिया, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, जितनी आती है उतना गा लेंगे। आपको इन 2 शहरों में से कौन सा पसंद है, अमृतसर या दिल्ली? अमृतसर। 2 में से 2 जवाब तो दे दिए। ऑब्वियसली मेरा जन्म हुआ है वहां पे। पर बॉम्बे आपकी काम की जगह है, वहीं अब आप, वो ऑप्शन दिया ही नहीं आपने सर। तो फिर भी आपको अमृतसर पसंद है। ऑप्शन होता तो वो बात की बात, अभी मत ऐड करिए सर उसको, वो तो हो गया। नहीं, अमृतसर या बम्बई? नहीं सर, क्वेश्चन था अमृतसर या दिल्ली, अभी आप इसको चेंज मत करिए। लिखा हुआ इसमें अमृतसर या फिर सर दोनों आते, क्योंकि अमृतसर मेरा जन्म हुआ है, मेरे माँ बाप वहाँ के हैं, और मुंबई ने मुझे बहुत दिया सर। मैंने वहाँ पे अपना, मेरा करियर वहीं पे बना है, वहीं पे मैंने स्ट्रगल किया है, सब कुछ वहाँ पे दिया है। सो उसमें ऑप्शन होती है तो मैं शायद ये कहता कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा या दोनों दूंगा, कि दोनों मेरे को पसंद है। तो इसका आप जवाब नहीं दे पॉलिटिशियन तो आप भी बड़े अच्छे बन सकते देवांग सर, झट से आपने दिल्ली की जगह बॉम्बे सीधे 2000 किलोमीटर 1 मिनट में उड़ा दिया आपने। तो अमृतसर या मुंबई? ये तो क्वेश्चन हो गया ना सर, आगे तीजा मेरे को गिफ्ट नजर आ रहा है अभी। आपको कौन से पॉलिटिशियन ज्यादा पसंद है, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? ये वही सवाल है ना पहले वाला ही, नरेंद्र मोदी जी। सर देखिए, पॉलिटिशियन मैं एज ए जो मैंने पहले कहा कि मैं बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी जगह से उठ के वो पीएम बने हैं। सो जो केजरीवाल हैं, उनकी आपस में जो भी इक्वेशंस हों, बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, लेकिन मेरे लिए मैं उनका भी फैन हूं, क्योंकि उन्होंने भी जीरो से शुरू किया, एक सरकारी नौकरी छोड़ के, अच्छे पद पे वो थे, और वो छोड़ के आप घुस जाएं, धरने पे बैठ जाएं, अपना घर परिवार छोड़ के। सो सर मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। बड़ा मुश्किल होता है, आप में से, हम में से कितने लोग हैं जो अपना चलता बार कारोबार छोड़ के, नौकरी छोड़ के हम आप सड़क पे आ जाएं और कहें कि हमें देश के लिए कुछ करना है, नहीं होता ऐसा। सो मैं उनका भी फैन हूं इस वजह से। तो सर केजरीवाल या मोदी? पॉलिटिशियन की अगर बात करें, फिर मिस्टर मोदी।
क्योंकि हो सकता है केजरीवाल साहब को तजर्बा कम हो, पर इंटेंशंस उनकी बुरी नहीं होंगी, ऐसा मुझे लगता है सर। बाकी आप बेहतर जानते हैं। अगर आपको बाहर करना हो अपने शो कॉमेडी नाइट्स में से, तो आप गुत्थी को बाहर करेंगे या दादी को? बाहर करना हो, मैं किसी को नहीं करूंगा सर। वो एक्चुअली शो का नाम भले कॉमेडी नाइट्स विद कपिल है, लेकिन उन सबकी सपोर्ट है, वो मेरी फैमिली की तरह ही है। मैं अपनी ओरिजिनल फैमिली के साथ इतना नहीं रहता हूँ जितना उन लोगों के साथ रहता हूँ। तो मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, जो मेरी दादी बनती हैं अली असगर, मैंने उनको आदमी की गेटअप में देखा ही नहीं, 2-2.5 साल हो गए। वो जैसे मैं पहुंचता हूँ सब सामान वामान लगा के तैयार रहते, तो मैंने तो गुत्थी या दादी? नहीं सर, मैं नहीं निकालूंगा किसी को। तो इस सवाल का आप जवाब नहीं देना? जी बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा सर। आपके दिल के करीब कौन है पुराने कैरेक्टर्स में से, लाला रोशन लाल या शमशेर सिंह? ज़्यादा करीब आपके कौन है? सर शमशेर कैरेक्टर मेरे ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हुआ। एक्चुअली आप अगर किसी को भी पूछें कि दोनों मेरी ही बनाई हुई चीज़ें, क्रिएट की हुई चीज़ें, सो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी आपकी अपनी, ये भी आपकी अपनी। पर शमशेर को लोगों ने बहुत पसंद किया था, सो इसलिए उस वजह से मैं बड़ा पॉपुलर हुआ था उस समय भी, सो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। गिफ्ट तो आपका हो गया, पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अमृतसर और मुंबई में अगर आपको चुनना हो 2 शहरों में, तो आप कौन सा शहर चुनेंगे? सर छोड़िए, मेरा बिहार में चुनाव हो रहे हैं, उस पर ध्यान डालिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं आप? कपिल शर्मा, आप मुझे इस बात की बड़ी खुशी पर आप एक डायलॉग आपने कहा कि आप सुनाएंगे, और आप या कुछ सुनाएंगे आपने कहा, और कुछ एक नया सुनाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप जो पुराने हैं वो आप उससे बहुत बार आप उसको कर चुके हैं, ऊब चुके हैं एक तरीके से। जी, पर लोग बोलते हैं तो सुना देता हूँ कभी कभी, पर हाँ मैं खुद, अब आपको पता चल गया होगा, मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। सब मैं दिल्ली में हूँ जब भी, क्योंकि मैं आप लोगों की स्ट्रगल देखता हूँ। दिल्ली शहर में बहुत मुश्किल होता है, इतना ट्रैफिक है, और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट में। आप अगर अपनी बात करें या न्यूज़ चैनल की, हमारे चैनल की, जीसी चैनल की, या जो ये जो सेल्स वाले होते हैं, जैसे अभी हम जिस होटल में बैठे हुए हैं, इनको बड़ी टेंशन रहती है सर कि टारगेट कंप्लीट करने की, कि हमें 31 मार्च से पहले ये करना वो करना है। ऐसे मेरे पड़ोसी हैं सर, उनको भी ना इतनी आदत पड़ गई है, सेल्स में है वो, कि रात को 2 ड्रिंक लेके ना घर में मुर्गियां रखी 6 छोटी छोटी, उनको बोल रहे हैं 2 ड्रिंक मार के, सुबह मुझे 2 अंडे चाहिए। सुबह सभी मुर्गियों ने 2 अंडे दे दिए, एक ने 1 दिया, उसको बोल रहे हैं मैंने कहा 2 अंडे चाहिए, वो बेचारी डर के बोल रही, कहती सर जी ये तो मैंने आपकी डर की वजह से दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ। तो ये सच्चाई है बेसिकली, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। सो ऐसे ही कोशिश करता रहता हूँ कि जब भी किन्हीं से मिलूँ, सो उनके एक्सपीरियंस और उनके हालातों में से कुछ ना कुछ निकाल के लोगों को सुनाता रहूँ, और लोग ऐसे प्यार देते रहें। कपिल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच सर। गिफ्ट है आपके लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे खास मेहमान कपिल शर्मा। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से, तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़।